एक आम सा टीनेजर लड़का रियो, जिसके सपने छोटे थे, जिंदगी सीधी थी, लेकिन एक दिन तेज दौड़ता हुआ ट्रक उसकी कहानी को खत्म कर देता है। यह शुरू आंखें खुलती हैं एक अजीब सी दुनिया में जहां हर कोना मैजिक से भरा है और उस नए जन्म में रियो को मिलती है एक शक्तिशाली वाटर मैजिक की पावर। उसका बस एक ही मकसद था, एक अकेली शांत और सिंपल जिंदगी जीना। पर दुनिया के प्लान कुछ और ही थे, क्योंकि बिना किसी हंगामे के, बिना किसी दिखावे के रियो बन जाता है इस दुनिया का सबसे डेंजरस और सबसे पावरफुल मैजिशियन। और सबसे शॉकिंग बात यह है, उसे खुद भी नहीं पता कि वो अब एक लेजेंड बन चुका है इस दुनिया का। एक दिन रियो की आंखें खुलती है और वो खुद को बादलों से भरे एक अजीब सी जगत में पाता है, जहां एक देवदूत उसके सामने खड़ा होता है। सबसे पहले देवदूत उसे बताता है कि वो हाल ही में मर चुका है, लेकिन उसे स्वर्ग या नर्क नहीं भेजा जा रहा। साफ कहानी यह है कि एक और इंसान ट्रक पुन का शिकार बन गया। अब मिशेल, जो कि देवदूत है, रियो को एक नई दुनिया में भेजने वाला है, जहां वो अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करेगा। मिशेल के पास जो जानकारी है उसके हिसाब से रियो को नए जगत में कोई खास मिशन नहीं दिया गया है, इसलिए वो जो चाहे वो कर सकता है। रियो कहता है कि उसे एक शांत और आरामदायक जीवन चाहिए। मिशेल इसे मान जाता है, लेकिन उससे पहले वो रियो को नए दुनिया का बेसिक ज्ञान देता है। उस जगत का नाम है पी, एक जादू से भरी दुनिया जहां लगभग 20% लोग अपने प्राकृतिक तत्व यानी नेचुरल एलिमेंट से जादू कर सकते हैं। रियो का कॉम्पैटिबल तत्व है पानी, और क्योंकि उसने एक शांत जीवन मांगा है, मिशेल ने उसके लिए एक छोटा सा घर, एक स्टार्टर पैक और मॉन्स्टर से बचाव के लिए बैरियर तैयार करवा दिया है। इस स्टार्टर पैक में एक बर्फ का घर है जिसमें 2 महीने का खाना स्टोर है। एक मॉन्स्टर गाइड भी दी गई है जिसमें उस एरिया के मॉन्स्टर की डिटेल लिखी है। ये किताब जंगल में आगे चलकर काफी काम आने वाली है रियो के। फिलहाल रियो अपना नया जादू टेस्ट करना चाहता है। वो बाहर जाता है और वाटर बॉल बोलता है, जिससे उसके हाथ में पानी का एक गोला बन जाता है। ये देख के उसे लगता है कि जादू काफी आसान है। वो फिर सोचकर भी वाटर बॉल बना सकता है, वो भी बिना मंत्र बोले। अब वो बाथ हाउस जाता है और टब भरना शुरू करता है, लेकिन उसे समझ में आता है कि वो सिर्फ नॉर्मल या थोड़ा गर्म पानी बना सकता है, लेकिन गर्म पानी उसे बनाना नहीं आता। वो आग जलाने की कोशिश करता है, पर उसे पता नहीं है कि बिना माचिस के आग कैसे जलाएं। थक कर वो जमीन पर लेट जाता है, लेकिन सूरज देखते ही एक आइडिया आता है। वो पानी को कंप्रेस करता है, उसकी हीट घटाता है और बर्फ बनाता है। प्रैक्टिस के बाद वो बर्फ से एक मैग्नीफाइंग ग्लास बनाता है, जिससे सूरज की रोशनी से आग जला सकता है। वो फिर वो आग से पानी गर्म करता है। दिन के अंत तक वो आराम से बाथ लेता है। इस बर्फ वाले एक्सपेरिमेंट से उसे समझ आता है कि अगर वो पानी में हीट ऐड करे तो गर्म पानी भी बन सकता है। अगले दिन नाश्ता करते वक्त वो सोचता है कि 2 महीने के बाद खाना खत्म हो जाएगा, इसलिए उसे हंटिंग करनी ही पड़ेगी। लेकिन जंगल के मॉन्स्टर के लिए एक छोटी छुरी काफी नहीं होगी, इसलिए वो ऑफेंसिव मैजिक की प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। पहला काम एक पेड़ पर वाटर बॉल मारना। ये काम करता है, लेकिन छोटी से पानी की बॉल से किसी मॉन्स्टर के खिलाफ वो काम नहीं कर सकता। फिर वो पानी को एक पॉइंट पर कंप्रेस करके प्रेशर बढ़ाने की कोशिश करता है। आइडिया अच्छा है, पर अभी तक उसका लेवल कम है, इसलिए उसका वाटर जेट अभी सिर्फ एक वाटर गन जैसा है। उसे मिशेल की बात याद आती है, मैजिक इमेजिनेशन का खेल है। वो रोज प्रैक्टिस करता है और कुछ दिन बाद उसके वाटर जेट ठीक होने लगता है, लेकिन अभी भी मॉन्स्टर को मारने लायक नहीं हुआ। वो साथ ही वो गर्म पानी बनाना भी सीख गया है। अगले दिन वो फिर बर्फ के जादू पे काम करता है। इस बार वो हवा से सीधा बर्फ बनाना चाहता है। काफी मेहनत के बाद वो हवा से बर्फ बना लेता है, लेकिन सूट नहीं कर पाता। उसके स्पेल अभी तक ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। वो इतना प्रैक्टिस करता है कि माना एग्जॉस्शन से जमीन पर गिर जाता है। अगले दिन फिर से प्रैक्टिस शुरू होती है। ये उसका रूटीन बन जाता है। हफ्ते भर की मेहनत के बाद अब वो तुरंत बर्फ बनाना सीख गया है। अब उसके अटैक स्पेल तैयार है और खाना भी खत्म होने को है, इसलिए रियो पहली बार जंगल जाता है। वो वहां उसे कुछ फुटप्रिंट मिलते हैं जो उसे एक नदी तक ले जाते हैं। वहां उसे फ्लिंट मिलता है, जिससे वो अपनी तलवार के एज से आग जला सकता है। साथ ही कुछ डिटॉक्स हर्ब भी इकट्ठा करता है। वो तभी पीछे से एक गुर्राहट सुनाई देती है। मुड़कर देखने पर वो अपने पीछे एक लेसर बोर को देखता है जो उसकी तरफ घूर रहा होता है। ये देखकर रियो डर से हिल भी नहीं पाता। बोर उस पर चार्ज करता है, पर रियो मुश्किल से साइड में हटता है और बच जाता है, पर बोर रुकता नहीं है। लेकिन रियो अब रेडी है। वो बर्फ का पाथ बनाता है जिसमें बोर फिसल जाता है। फिर कई बर्फ के कांटे उसके रास्ते पे बिछा देता है जो सीधा बोर को छेद देता है, जिस वजह से बोर तुरंत मारा जाता है। फिर रियो उसका मीट प्रोसेस करता है और मॉन्स्टर बुक में उसके बारे में पढ़ता है। पता चलता है कि लेसर बोर उस जंगल का सबसे कमजोर मॉन्स्टर है। ये बुक को बिगिनर के लिए है, इसलिए मॉन्स्टर बेसिक है, लेकिन आखिरी के 2 पेज खास हैं। एक पेज ड्रैगन के बारे में बताता है जो अकेले अपनी शक्ति से पूरे शहर को तबाह कर सकता है, और ये भी लिखा होता है कि अगर ड्रैगन से कभी सामना हो जाए तो तुरंत भाग जाओ, लेकिन भागना भी मुश्किल है, तो बेहतर होगा कि तुम दुआ करो कि भगवान तुम्हें बचा ले। एक और पेज डीमन के बारे में है जिसमें लिखा है कि अगर कभी वो तुम्हें मिल जाए
है तो बस तुम्हारा काम खत्म है समझो, भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकते। अगले दिन रियो फिर से शिकार पर निकल पड़ता है। जब रियो जंगल में अपना ध्यान लगाता है तभी अचानक से आसमान से एक विशाल असैसिन हॉक उस पर हमला कर देता है। ये हॉक विंड मैजिक का यूज करके अपने शिकार को काट सकता है। रियो तुरंत भागने लगता है और रेजर विंड से बचने के लिए आइस शील्ड बनाता है। उसे पता है कि हॉक से निपटना आसान नहीं होगा और वो लड़ना नहीं चाहता लेकिन भाग भी नहीं सकता, और कोई चारा ना होने की वजह से वो डिसाइड करता है कि उसे लड़ना ही पड़ेगा। रियो हाथ उठाता है और वाटर जेट छोड़ने लगता है लेकिन हॉक उस अटैक से बच जाता है और विंड मैजिक के साथ नीचे गिरता है। रियो तुरंत रिएक्ट करता है, एक आई शील्ड बनाता है जो हॉक की आंख को काट देता है और हॉक जमीन पर सिर के बल गिर जाता है। कुछ देर बाद हॉक होश में आता है लेकिन उसकी एक आंख हमेशा के लिए चली गई होती है तो वो उठकर भाग जाता है, लेकिन जाने से पहले रियो का चेहरा याद कर लेता है क्योंकि अब उसे रियो से पर्सनल बदला जो लेना है। रियो चैन की सांस लेता है लेकिन सोचता है कि उसका सुकून भरा जीवन अब कुछ और ही बन गया है। हॉक से भागते हुए रियो इतना दूर निकल जाता है कि रात तक जंगल में ही भटक जाता है और वापस घर जाने की कोशिश में रियो एक चमकते हुए झील के एक डूलाहान यानी एक हेडलेस वॉरियर को देख लेता है जो रियो को भी देख लेता है। समय के साथ रियो अपनी ट्रेनिंग में लग जाता है। अब वो आसानी से शिकार कर सकता है और खाने को प्रिजर्व भी कर लेता है। वो उसका वाटर मैजिक भी अब काफी पावरफुल हो चुका है और वो अब तेजी से आइस शीट भी बना सकता है जो तुरंत जमीन पर गिरती है, और उसका वाटर जेट इतना स्ट्रांग हो गया है कि पत्थर को भी काट सकता है, लेकिन वो सिर्फ बर्फ के जादू तक सीमित नहीं है। डूलाहान से मुलाकात के बाद वो हर रात जंगल जाके उससे लड़ता है। मॉन्स्टर गाइड में डूलाहान का जिक्र नहीं है, शायद इसलिए क्योंकि वो या तो मॉन्स्टर नहीं है या फिर उस लेवल से बहुत ऊपर है। फिर भी रियो से लड़ता है जो एक तरह से ट्रेनिंग का सेशन होता है। डूलाहान शक्ति और स्किल दोनों में रियो से ज्यादा स्ट्रांग है। रियो हर बार अपने आइस शील्ड से उसके अटैक रोकता है लेकिन कुछ ही पलों में गिर जाता है। डूलाहान कभी भी कुछ नहीं बोलता लेकिन रियो को लगता है कि जैसे वो उसका टीचर हो जो उसे मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। एक दिन डूलाहान अपनी तलवार उठाता है और पानी के मैजिक से उसका ब्लेड लंबा कर देता है। रियो हैरान हो जाता है कि वो भी मैजिक यूज कर सकता है। फिर वो तलवार रियो को दे देता है और झील के ऊपर चला जाता है। कुछ दिन बाद जब रियो शिकार कर रहा होता है तभी वही पुराना वाला असैसिन हॉक फिर से उस पर हमला करता है लेकिन अब वो काला हो चुका है। रियो समझ जाता है कि वो इवॉल्व हुआ है सिर्फ बदला लेने के लिए। हॉक हवा में उछलता है और कई विंड स्लैशेस अटैक करता है। रियो तुरंत 5 लेयर के आइस वॉल बनाता है लेकिन इवॉल्व होने के बाद हॉक के अटैक इतने स्ट्रांग होते हैं कि सभी आइस वॉल टूट जाती हैं। ये देखकर रियो घबरा जाता है पर भागता हुआ आइस वॉल बनाता रहता है। जब एक ओपनिंग दिखती है तो कई आइस स्पाइक छोड़ता है वो, लेकिन हॉक उससे भी बच जाता है। फिर वो अपना मुंह खोलता है और एक ऐसी फ्रीक्वेंसी में चीखता है जिससे रियो का जादू फेल हो जाता है। उसकी सारी शील्ड गायब हो जाती हैं। अब वो बिल्कुल असुरक्षित है। हॉक उसके सामने मंडराता है और रियो को महसूस होता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ ही पलों बाद रियो को हवा में बिजली का एहसास होता है और एक बिजली का वार सीधा उसकी तरफ आता है। वो तुरंत एक स्टिक को लाइटनिंग रॉड बनाता है और खुद को बचा लेता है। जैसे ही वो चौक से उभर रहा होता है हॉक नीचे आके अपने पंजों से उस पर वार करता है। रियो लास्ट मूवमेंट पर अपनी आइस शॉट निकाल कर अटैक को रोक लेता है। दोनों के बीच कुछ और अटैक होते हैं लेकिन डूलाहान की ट्रेनिंग के चलते रियो जल्दी हॉक की वीकनेस समझ जाता है और उसके गले में तलवार घुसा के उसके मार देता है। हॉक जमीन पर गिरता है और रियो उसके पास जाता है। उसे महसूस होता है कि वो हॉक के जज्बात समझ सकता है। उसने अपनी आंखें खोई थी इसलिए वो रियो से बदला लेना चाहता था और इवॉल्व भी इसलिए हुआ, लेकिन रियो भी स्ट्रांग होने के लिए मेहनत करता आ रहा था इसलिए उसकी जीत हुई। जब वो घर लौट रहा होता है तभी अचानक उसके सामने एक बड़ा सा ड्रैगन आ जाता है, वो भी रेड कलर का। रियो को याद आता है कि किताब में लिखा था कि ड्रैगन से जीतना इम्पॉसिबल है। उसे लगता है कि सब खत्म है लेकिन ड्रैगन टेलीपैथी से बात करता है। ड्रैगन उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, वो बस एक काले हॉक को ढूंढ रहा है जो इधर से गुजर रहा था। रियो समझ जाता है कि वो उसी हॉक की बात कर रहा है जो अब मर चुका है। वो माफी मांगता है और बताता है कि हॉक ने उस पर हमला किया था इसलिए उसने खुद को बचाने के चक्कर में उसे मार दिया। ड्रैगन को ये सुनकर थोड़ी हैरानी तो होती है लेकिन वो नाराज नहीं होता। वो रियो की तलवार को देखकर और भी रुचि लेता है उस पर क्योंकि वो पहचान जाता है कि ये फेरी किंग की तलवार है। वो सोचता है कि अगर फेरी किंग ने ये किसी लड़के को दी है तो जरूर उसने कुछ अच्छा ही किया होगा। ड्रैगन रियो को पसंद करता है। रियो के पास कुछ सवाल होते हैं जिन्हें वो पूछना चाहता है। दोनों काफी देर तक बात करते हैं लेकिन फिर ड्रैगन अपने घर लौटने लगता है। रियो से शुक्रिया अदा कहता है और ड्रैगन भी खुश होता है क्योंकि कई सालों बाद उसकी किसी ह्यूमन से इतनी इंटरेस्टिंग बात हुई थी। जब ये सब हो रहा होता है तब ऊपर स्वर्ग में मिशेल रियो की रिकार्नेशन की फाइल चेक कर रहा होता है। तभी उसे एक
छोटी सी बात नजर आती है जो पहले छूट गई थी। रियो को इटर्नल यूथ का एक हिडन ट्रेट मिला हुआ है। मिसाइल हैरान होता है क्योंकि उसने आखिरी बार ऐसा ट्रेट तब देखा था जब उसने 10,000 साल पहले एक हीरो लड़की को फेम में भेजा था। एक दिन रियो समुंदर के किनारे जाता है क्योंकि उसे कुछ दिनों से नमक की क्रेविंग हो रही थी, लेकिन वहां पहुंचकर उसे एक टूटी फूटी शिप का मलबा मिलता है। वो धीरे धीरे शिप के पास जाके देखने लगता है कि कहीं कोई जिंदा तो नहीं है, और तभी उसे एक लाश दिखाई देती है। जब वो उसके आदमी के पास जाके चेक करता है तो पता चलता है कि वो आदमी पहले ही मर चुका है। तभी बीच के दूसरे साइड से किसी के कराहने की आवाज आती है। रियो तुरंत देखता है और उसे खुशी होती है कि कोई तो बच गया। ये आदमी एबल होता है जो सोचता था कि शिप के क्रैश के बाद वो समुद्र में ही मारा जाएगा, लेकिन जब वो आंख खोलता है तो खुद को एक गर्म बिस्तर पर लेटा हुआ पाता है जहां उसके सभी सामान पास की टेबल पर ही होते हैं। तो वो तुरंत उठकर आसपास एक्सप्लोर करता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो कहाँ है। वो घर के बाहर जाकर को जान पहचानने के निशान ढूंढता है, लेकिन हर तरफ सिर्फ घने पेड़ दिखाई देते हैं। तभी रियो घर के बाहर आता है और कहता है कि उसे देखकर अच्छा लगा कि तुम उड़ गए। ये सुन के एबल हैरान हो जाता है क्योंकि उसे अभी तक पता नहीं चला था कि रियो कब वहां आ गया। उसके कपड़ों को देखकर वो सोचता है कि रियो का फैशन सेंस खराब है, लेकिन बदतमीजी से कमेंट करने के बजाय वो उसका शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसे समझ आ गया है कि रियो ने ही उसकी जान बचाई है। रियो कहता है कि उसे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसने सिर्फ उसकी बॉडी उठाकर यहाँ लाई है। दुर्भाग्य से एबल ही इकलौता सर्वाइवर था, बाकी सब लोग मार चुके थे। एबल थोड़ा हैरान होता है ये सुनकर, लेकिन कहता है कि उसे उनकी मौत की चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो सब इलीगल स्मगलर थे। रियो को स्मगलर का मतलब सही से समझ में नहीं आता, लेकिन फिलहाल उसे लगता है कि एबल भूखा होगा इसलिए लंच बनाता है। वो खाने के दौरान एबल पूछता है कि रियो ने अजीब से कपड़े क्यों पहने हुआ है। रियो कहता है कि उसके पास और कुछ कपड़े पहनने को नहीं है। एबल पूछने ही वाला होता है कि वो कपड़े खरीद क्यों नहीं लेता, लेकिन सोचता है कि शायद उसके पास पैसे नहीं है इसलिए चुप रहता है। सच तो ये था कि रियो के पास पैसे नहीं थे, और अगर होते भी तो आसपास कोई शहर या गांव नहीं था जहां से वो कपड़े भी नहीं खरीद सकता था। ये बात सुनकर एबल को हैरानी होती है, लेकिन वो रियो की सर्वाइवल स्किल से इंप्रेस होता है। वो पूछता है कि क्या टेबल पर रखी छुरी से उसने शिकार किया था। रियो कहता है कि छुरी मैं सिर्फ मीट काटने के लिए इस्तेमाल करता हूँ, एक्चुअल शिकार वो अपने वाटर मैजिक से करता है, और ये दिखाने के लिए वो जादू से पानी का जग भर देता है। एबल हैरान रह जाता है क्योंकि सेंट्रल प्लेन में भी सिर्फ आधी पॉपुलेशन ही मैजिक यूज कर सकती है, जबकि मिसाइल ने रियो को बताया था कि सिर्फ 20% लोग ही मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। लंच के बाद एबल रियो से कहता है कि उसे शिपरेक के पास को चेक करना है। रियो उसे वापस समुंदर तक ले जाने के लिए हाँ कर देता है। रास्ते में एबल पूछता है कि रियो मैजिक यूज कर सकता है तो स्टाफ क्यों नहीं रखता वो अपने पास। रियो थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन एबल समझ जाता है कि अगर उसके पास कपड़े खरीदने के पैसे नहीं है तो स्टाफ भी तो नहीं होगा। ये कितनी सिंपल बात है। अपनी बदतमीजी का अफसोस करते हुए एबल कहता है कि अगर रास्ते में कोई मुसीबत आई तो वो सब हैंडल करेगा। रियो कहता है कि इसकी जरूरत नहीं होगी, लेकिन एबल इंसिस्ट करता है क्योंकि उसने एबल की जान बचाई है, इसलिए उसका भी रियो की जान की रक्षा करने का तो फर्ज ही बनता है। जब वो दोनों वापस शिपरेक के पास पहुंचते हैं तो रियो देखता है कि सारी बॉडीज गायब हैं। शायद कोई मॉन्स्टर उन्हें खा गया या वो समुद्र के पानी में बह गए। एबल सच में लकी था कि रियो ने उसे पहले ढूंढ लिया, नहीं तो उसका हाल भी बाकी लोगों की तरह ही होता। एबल जो ढूंढ रहा था वो उसे वहां नहीं मिलता तो वो सर्च करना बंद कर देता है। रियो पूछता है कि वो क्या करेगा। एबल कहता है कि वो अपने दोस्तों के पास वापस जाएगा, लेकिन उसे लगता है कि ये जगह लॉन नाम के टाउन से काफी दूर है। वो सोचता है कि ये सफर लंबा होगा और अकेला भी हो जाएगा वो सफर में, लेकिन तभी वो एक आइडिया देता है क्यों ना रियो भी उसके साथ चले। रियो थोड़ा शौक होता है, लेकिन एबल कहता है कि उसे किसी गाइड की जरूरत होगी अपने घर तक लौटने के लिए। रियो थोड़ा सोचकर फाइनली हाँ बोल देता है, लेकिन कहता है कि कल सुबह तक कुछ काम निपटाने हैं उसे, जिसके बाद वो चल सकता है, और इस बात के लिए एबल भी मान जाता है और उसे कोई दिक्कत भी नहीं होती। उस रात रियो जंगल के अंदर चला जाता है। ये देख एबल को थोड़ा अजीब लगता है कि रियो अकेले जंगल जा रहा है, लेकिन क्यों, जबकि उसने कहा था कि आसपास कोई नहीं रहता। लेकिन वो कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे लगता है कि वो मर चुके अपने करीबियों को लास्ट टाइम गुड बाय बोलने गया है। रियो जंगल में जाके डूलाहान से मिलता है। वो कहता है कि वो कुछ समय के लिए जंगल छोड़ रहा है, इसलिए आज की लड़ाई उनकी आखिरी हो सकती है। रियो अपनी तलवार निकालता है और डूलाहान पर चार्ज करता है। डूलाहान अब भी उसके सारे वार रोक देता है, लेकिन रियो इतना स्ट्रांग हो चुका है कि अब उसके अटैक से डूलाहान थोड़ा पीछे हटने लगा है। लेकिन अब भी रियो की स्किल डूलाहान के लेवल तक नहीं पहुंची है और अंत में वो इस बार भी हर बार की तरह हार जाता है। लड़ाई के बाद डूलाहान वापस लेक की तरफ चलता है तो रियो उसे उसकी ट्रेनिंग के लिए धन्यवाद देता है। डूलाहान भी रियो को अपना प्यारा शिष्य
मानता था, इसलिए वो जाते जाते रियो को एक स्पेशल रोब गिफ्ट करता है, जिसके लिए रियो बहुत आभारी होता है डूलाहान का। अगली सुबह रियो और एबल अपने लोन जाने के सफर पर निकल पड़ते हैं। जाते वक्त रियो अपने नए दुनिया के पहले घर को एक अंतिम अलविदा कह देता है। जंगल के अंदर जाते ही उनका सामना एक बोर मॉन्स्टर से होता है। बोर को देख एबल तुरंत कहता है कि रियो पीछे हट जाए, क्योंकि वो खुद इस मॉन्स्टर से निपट लेगा। एबल अपना कॉम्बैट स्किल टोटल इम्पार्लिमेंट यूज करता है और एक ही पल में बोर के शरीर में एक बड़ा सा छेद हो जाता है। रियो ये देखकर हैरान रह जाता है और एबल से पूछता है कि ये कॉम्बैट स्किल क्या होती है। एबल समझाता है कि जो लोग मैजिक यूज नहीं कर सकते वो कॉम्बैट स्किल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर सकते हैं, जैसे अभी उसने करके दिखाया है। एक दिन फॉरेस्ट में चलने के बाद वो दोनों एक मार्स एरिया में पहुंचते हैं, लेकिन वहां लिजर्ड मैन भरे हुए होते हैं। एबल उनसे बचना चाहता था, तो वो सजेस्ट करता है कि वो जंगल से घूमकर जाएंगे, लेकिन रास्ते में रियो को महसूस होता है कि कुछ लिजर्ड मैन उनका पीछा कर रहे हैं, इसलिए वो ये बात तुरंत एबल को बता देता है। एबल कहता है कि अब उन्हें लड़ना ही पड़ेगा और वो अपनी तलवार रेडी करता है। रियो कहता है कि एबल अकेले इनसे नहीं निपट पाएगा, तो वो खुद मैजिक से उनका सामना करेगा। एबल को समझ नहीं आता कि रियो कैसे अकेले सब लिजर्ड मैन से निपटाएगा, लेकिन जैसे ही लिजर्ड मैन सामने आते हैं, रियो तुरंत कई आइसिकल उन पर बरसा देता है। ये सब देखकर एबल शॉक में रह जाता है, लेकिन बैटल अभी खत्म नहीं हुई थी, तो सवाल बाद में है। सब लिजर्ड मैन से निपटने के बाद एबल रियो से पूछता है कि उसने कौन सी स्पेल यूज की। रियो कहता है कि उसने तो सिर्फ बेसिक आइसिकल स्पेल यूज की थी। एबल कहता है कि एक मेज एक बार में सिर्फ एक स्पेल ही कास्ट कर सकता है। ये बात उसे एक विंड मेज ने बताई थी। रियो सोचता है कि शायद ये लिमिटेशन सिर्फ विंड मैजिक में होती है, क्योंकि उसे कभी भी वाटर मैजिक से एक साथ मल्टी कास्टिंग में दिक्कत नहीं हुई। पर रियो एबल के लिए एक गिलास पानी का बनाता है, लेकिन एबल नोटिस करता है कि इस बार उसने अलग इनकांटेशन यूज की थी। रियो बिना किसी जरूरत के इनकांटेशन यूज करता है सिर्फ क्योंकि वो कूल लगना चाहता है, लेकिन वो एबल को ये बात नहीं बताता। थोड़ी देर बाद वो जंगल से निकलकर एक खुले मैदान पर पहुंच जाते हैं, लेकिन बिना जाने वो रॉक गोलम फील्ड में घुस जाते हैं, इसलिए गोलम उन पर पत्थर बरसा देते हैं, जिसे रियो और एबल ब्लॉक कर लेते हैं। रियो पहली बार रॉक गोलम को देख रहा होता है और उनका अपीयरेंस उसके एक्सपेक्टेशन से अलग होता है। एबल अपना टोटल इम्प्लीमेंट स्किल एक गोलम पर यूज करता है, लेकिन गोलम तुरंत हील हो जाता है। रियो सोचता है कि इन्हें एक ही बार में तोड़ना होगा और ये काम करने के लिए उसके पास एक स्पेल रेडी है। वो एबल से कहता है कि थोड़ा डिस्टेंस बनाए उससे। फिर रियो एक बड़ा आइस क्यूब समन करता है और उसे 2 गोलम पर गिरा देता है। डैमेज देखकर एबल के साथ रियो खुद भी हैरान हो जाता है कि वो इतना पावरफुल है। जिसके बाद वो बाकी गोलम के साथ भी वही करता है, लेकिन एक गोलम अब भी जमीन पर गिरकर बिना हिले पड़ा होता है। रियो सोचता है कि गोलम जमीन से एनर्जी खींचकर अटैक करते हैं और जब वो गिर गया है तो एनर्जी लेना बंद हो गया है, इसलिए वो ऐसा हो गया। गोलम के अंदर एक बड़ा मैजिक स्टोन होता है, जिसे वो ले जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन बाकी गोलम क्रश हो चुके होते हैं, तो और मैजिक स्टोन नहीं मिल सकते उन्हें। रात में कैंप लगा के वो दोनों बैठकर बात करते हैं। एबल कहता है कि डंजन में भी ऐसे मॉन्स्टर होते हैं। रियो तुरंत एक्साइटेड हो जाता है और पूछता है कि पहले डंजन के बारे में उसने उसे क्यों नहीं बताया। एबल कहता है कि उसे लगा नहीं था कि रियो इतना एक्साइटेड होगा डंजन का नाम सुन के, लेकिन गुड न्यूज ये है कि सेंट्रल प्लेन का एक लौटा डंजन लॉन टाउन में ही है, जहां वो जा रहे हैं। फिर रियो ड्वार्फ और एल्फ के बारे में पूछता है। एबल बताता है कि ड्वार्फ छोटी हाइट के स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं जो क्राफ्टमैनशिप में माहिर होते हैं। लॉन में काफी डॉर्फ्स हैं। एल्फ मोस्टली फॉरेस्ट में रहते हैं और ह्यूमन से दूरी बनाए रखते हैं। एबल सिर्फ एक एल्फ को जानता है जो लॉन में रहता है। अगली सुबह वो नॉर्थ की तरफ चलते हैं। रियो बताता है कि उन्हें पहाड़ियों के पार ह्यूमन सिविलाइजेशन मिलेगी। एबल हैरान होता है कि रियो को ये सब कैसे पता, जबकि उसने कभी किसी विलेज का दर्शन नहीं किए हैं। रियो असल में ड्रैगन से हुई बात की वजह से ये सब जानता है, लेकिन वो ये बात नहीं बताना चाहता। सिर्फ कहता है कि ये बात तुम्हें नहीं पता चले तो ही बेहतर होगा। थोड़ी देर बाद रियो एक टेरिफाइंग प्रेजेंस महसूस करता है और दोनों के सामने एक बड़ा ग्रिफिन आ जाता है। वो दोनों जानते हैं कि इस मॉन्स्टर से लड़ना उनके बस की बात नहीं है, तो रियो तुरंत अपने पाव से बचा हुआ मांस निकालकर हवा में उछालता है। एबल भी वही करता है। ग्रिफिन तुरंत मांस ले जा लेता है और खुश होकर उन्हें छोड़ देता है। एबल कहता है कि मॉन्स्टर जैसे ग्रिफिन तो ह्यूमन के आसपास सदियों से नहीं देखे हैं, तो हो सकता है कि ये पहाड़ी मॉन्स्टर को सिविलाइजेशन से दूर रखती हो, लेकिन इसका मतलब ये है कि और पावरफुल मॉन्स्टर उन्हें आगे मिलने
मिलने वाले हैं। और सच में कुछ देर बाद वो दोनों एक ग्रुप और वाइवरन से टकरा जाते हैं। एबल उन्हें अवॉइड करने का सजेस्ट करता है, लेकिन माउंटेन में घूमना मुश्किल होगा। रियो कहता है कि ग्रिफिन तो स्ट्रॉन्ग था, लेकिन वाइवन को वो संभाल सकता है। वो कवर से निकलकर कई आइसिकल स्पीयर से उन्हें गिरा देता है। ये देखकर एबल इस आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल तौर पर 20 एडवेंचर की जरूरत होती है वाइवन से निपटने के लिए, लेकिन अब वो जब जिंदा बच गया है तो शिकायत का कोई मतलब नहीं है। रियो और एबल फाइनली माउंटेन के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं और अब वो एक कदम और पास आ गए हैं ह्यूमन दुनिया से मिलने के लिए। रियो अचानक से पूछता है कि वो किस कंट्री की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उसे कोई भी जगह चलेगी बस डेबोही एम्पायर को छोड़कर। एबल बताता है कि डेबोही एम्पायर तो थोड़ा और उत्तर में है, और ये सुनकर रियो के चेहरे पर राहत आ जाती है। एबल को थोड़ा कंफ्यूजन होता है और वो पूछता है कि क्या रियो को डेबोही एम्पायर से कोई प्रॉब्लम है। रियो कहता है कि ना तो उसका डेबोही एम्पायर से कोई इशू है, ना ही वहां के लोगों से, लेकिन उसे डेबोही नाम सुन के छपरी फीलिंग आती है, इसलिए वो उससे जुड़ी कोई भी चीज अपने आसपास नहीं चाहता। एबल को ये बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वो ये बात जाने देता है। तभी रियो दूर एक रोड देखता है और देखकर पता चलता है कि वो रोड ईस्ट से वेस्ट जा रही है। एबल को तब समझ आता है कि जो पहाड़ियां का रेंज उन्होंने अभी क्रॉस किया वो आम नहीं है। जब रियो उससे पूछता है कि क्या कुछ वो सोच रहा है, तो एबल कहता है कि कुछ खास नहीं, बस इतना कहता है कि वो रोड उन्हें एक टाउन तक ले जाएगी। रियो एक्साइटेड हो जाता है बेड में सोने के ख्याल से, और एबल सजेस्ट करता है कि हमें टाउन में खाने का मजा भी लेना चाहिए, इस बात को नहीं भूलो। रात होने तक वो टाउन पहुंच जाते हैं और एक इन में डिनर करते हैं। एबल रियो को कहता है कि उसे एडवेंचर गिल्ड में रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए, क्योंकि गिल्ड लाइसेंस उसका आइडेंटिटी कार्ड के तौर पर भी काम करेगा, और अगर उसके पास लाइसेंस होगा तो नए शहर में घुसने पर उसे टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। वो रियो को याद दिलाता है कि जब वो लोग टाउन में आए थे तो एबल ने उसके लिए एक सिल्वर कॉइन दिया था टैक्स के रूप पर। रियो उसका मजाक उड़ाता और कहता है क्या तू दोस्ती में हर एक पैसे के बारे में याद रखेगा। एबल थोड़ा क्रिंज महसूस करता है, लेकिन बात को आगे बढ़ाता और कहता है कि अगर वो गिल्ड का मेंबर बन तो गिल्ड उसे मैजिक स्टोन और मोस्ट ऑफ मटेरियल अच्छे दाम पर खरीदेगा। वो समझाता है कि सिर्फ एल्केमिस्ट ही उन मटेरियल का सही यूज कर सकते हैं, और रियो इसमें इंटरेस्ट लेने लगता है। पर जैसे ही वो कुछ और पूछने वाला होता है, वेट्रेस उनका खाना ले आती है और वो हैरान रह जाता है जब देखता है कि उसके सामने कड़ी राइस का प्लेट रखा हुआ है। रियो सोचता है कि कड़ी राइस इस वर्ल्ड में कैसे हो सकती है, और खाने पर पता चलता है कि टेस्ट भी वैसा ही था जैसा जापान में वो खाया करता था। रियो तुरंत पूरा प्लेट फिनिश कर देता है और कड़ी ऑर्डर करता है। अगले दिन भी वो कड़ी की तारीफ करता रहता है और कहता है कि ये भी एक और इंटरेस्टिंग बात थी जो एबल ने उससे छुपाई थी। वो मजाक में एबल से कहता है कि अब सब सीक्रेट बता दो जो तुमने मुझसे छुपा रखे हैं। एबल थोड़ा शौक रह जाता है, लेकिन रियो सिर्फ टाउन के डेजर्ट शॉप के बारे में पूछना चाहता था। एबल ऑकवर्डली कहता है कि उसे स्वीट पसंद नहीं है और वहां से निकल जाता है। रियो को उसका बिहेवियर थोड़ा सस्पिशियस लगता है, पर वो कुछ नहीं बोलता। फिर वो दोनों अपना सफर जारी रखते हैं और कुछ देर बाद लॉन टाउन पहुंच जाते हैं, जो बड़े खेतों से घिरा हुआ है। टाउन गेट पर गार्ड निमर एबल को पहचान लेता है और हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि एबल कुछ महीने पहले गायब हो गया था। एबल कहता है कि काफी कुछ हुआ है, लेकिन रियो की वजह से वो वापस आ गया। निमर रियो का शुक्रिया अदा करता है और उसके साथ जोर से हाथ मिलाता है। फिर वो एबल से बातें करने लगता है। टाउन के अंदर जाके एबल रियो से कहता है कि सीधा गिल्ड चलते हैं, क्योंकि उसके साथ होने से रियो को तुरंत रजिस्ट्रेशन में रैंक अप मिल सकता है। वो बताता है कि नॉर्मली नए एडवेंचर को एफ रैंक दिया जाता है, लेकिन अगर कोई बी रैंक या उससे ऊपर का एडवेंचर उनका रिकमेंडेशन दे तो वो डी रैंक तक सीधा पहुंच सकते हैं। गिल्ड पहुंचते ही सब एबल को घेर कर खुशी से घेर लेते हैं, जैसे कोई सुपरस्टार वापस आ गया हो। रियो ये सब देखकर खुश होता है कि एबल कितने अपने लोग हैं इस टाउन पर। वो सोचता है कि एबल को थोड़ा और एंजॉय करने देना चाहिए अकेले, और खुद फ्रेश एयर लेने बाहर चला जाता है। वहां वॉक करते हुए रियो एक एल्फ लड़की से टकराता है। रियो उसके पॉइंटी ईयर और खूबसूरत चेहरे से प्रभावित होता है, लेकिन एल्फ भी उसकी आउटफिट को देखकर हैरान होती है। वो पहचान जाती है कि ये फेरी किंग का कोट है और कहती है कि फेरी किंग ने उसे ये गिफ्ट दिया होगा। इसका मतलब वो रियो को पसंद करता है। रियो को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या कह रही है। एल्फ आगे कहती है कि वो उससे जल्दी मिलना चाहेगी, लेकिन वो फिर कभी मिलेंगे किसी और रास्ते पर। रियो अभी भी वहीं कंफ्यूज खड़ा होता है जब एबल बाहर आता है और उसे अंदर बुलाता है। फिर वो रियो को सभी से मिलवाता और कहता है कि उसने ही उसकी जान बचाई है। सब रियो का शुक्रिया अदा करते हैं और रियो को ये सब अटेंशन अच्छा लगता है। उसके बाद एबल रियो को फ्रंट डेस्क ले जाता है और रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि उससे डी रैंक एडवेंचर के रूप में रजिस्ट्रेशन करे, क्योंकि वो उसका रिकमेंडेशन दे रहा है। रिसेप्शनिस्ट हैरान रह जाती है, क्योंकि एबल की पार्टी से पहले किसी ने कभी किसी को रिकमेंड नहीं किया। एबल कहता है कि रियो एक स्पेशल केस है। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि
फिर भी रियो को अपनी स्ट्रेंथ का प्रूफ देना होगा। तब एबल कहता है कि वो डायरेक्टली गिल्ड मास्टर से बात करना चाहता है। रिसेप्शनिस्ट उन्हें रुकने के लिए कहती है और कुछ ही देर में ड्रामेटिक गिल्ड मास्टर ह्यूग भागता हुआ आता है। जैसे ही उसने सुना था कि एबल वापस आया है, एबल उसे रियो से मिलवाता और कहता है कि वो चाहता है कि रियो को रैंक अप टेस्ट दिया जाए। ह्यूग कहता है कि रियो को स्ट्रेंथ टेस्ट देना पड़ेगा। एबल कहते हैं कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर गिल्ड मास्टर को यह मानना मुश्किल होता है कि रियो उससे ज्यादा पावरफुल हो सकता है। अपनी बात को प्रूव करने के लिए एबल उसे वो सारे मैजिक स्टोन दिखाता है जो उन्होंने वाइवन से इकट्ठा किए थे और ह्यूग लिटरली होश खो देता है। उन्हें देखकर वो कहता है कि इतने सारे मैजिक स्टोन का मतलब है कि उन्होंने इतने ज्यादा वाइवन का शिकार किया है जो एक पूरे देश को तबाह करने के लिए काफी होते हैं। तब एबल उसे बताता है कि उसे किसी भी मॉन्स्टर अटैक की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने ये सब बाइवन मैलेफिक माउंटेन के साउथ में मारे हैं। रियो थोड़ा क्यूरियस हो जाता है कि क्या इस माउंटेन का नाम किसी खास वजह से ये रखा गया है। ह्यूग कहता है कि उसने आज तक किसी इंसान के बारे में नहीं सुना जो मैलेफिक माउंटेन को सेफली पार कर पाया हो। वो कहता है कि ये पहाड़ियां इतनी खतरनाक हैं कि सबसे हाई रैंक एडवेंचर भी बिना किसी मजबूरी वजह के वहां जाना नहीं चाहते। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा कि एबल और रियो इतिहास के पहले लोग हैं जो वहां से जिंदा वापस आए हैं। इसी वजह से वो तुरंत डिसाइड करता है कि रियो को बिना किसी टेस्ट के डी रैंक दे दिया जाएगा। तभी एबल की पार्टी रूम में घुस जाती है और सब लोग इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि वो कभी एबल को दोबारा देख पाएंगे। गिल्ड मास्टर उन्हें मिलने का समय देने के लिए रियो को बाहर ले जाता है ताकि उसका रजिस्ट्रेशन हो सके। एबल रियो से कहता है कि वो रिसेप्शनिस्ट डेस्क पर रुके क्योंकि उसके बाद वो उसे एक खास जगह ले जाना चाहता है। उसके बाद ह्यूग रियो को अपने ऑफिस ले जाता है और रास्ते में बताता है कि एबल की पार्टी क्रिम्सन सॉर्ड इस टाउन की सबसे पावरफुल और फेमस पार्टी में से एक है। रियो इतना सरप्राइज नहीं होता इस बात से, लेकिन उसे ये डाउट होता है कि क्या वो सच में बिना किसी टेस्ट के डी रैंक डिजर्व करता है। ह्यूग उसे कहता है कि वो जानता है एबल कितना टैलेंटेड है, लेकिन वो भी अकेले इतने सारे वाइवन को नहीं मार सकता। इसी वजह से उसे पूरे यकीन है कि रियो ने उनके खिलाफ लड़ने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया होगा और इसी वजह से वो डी रैंक के लायक है। तभी रिसेप्शनिस्ट नीना ऑफिस में आती है सारे रजिस्ट्रेशन सामान लेकर। ह्यूग उसे कहता है कि वो अब रियो का रजिस्ट्रेशन हैंडल करे क्योंकि उसे पेपर वर्क काफी ज्यादा है जिसे वो हैंडल करना चाहता है। नीना अपना परिचय देती है और फिर बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन पूछना शुरू करती है। फिर वो बताती है कि रजिस्ट्रेशन के बाद के अगले 300 दिन तक रियो गिल्ड के लॉजिंग में रह सकता है। उसके बाद उसे अपना खुद के लिए रहने की जगह ढूंढनी होगी। फिर नीना उसे डंजन एक्सप्लोरेशन कोर्स के बारे में बताती है जो नए एडवेंचर के लिए होता है। रियो तुरंत कहता है कि वो इस कोर्स में एनरोल करना चाहता है। नीना कहती है कि उसे 2 दिन बाद सुबह 9 बजे मीटिंग हॉल में आना होगा। रियो हैरान हो जाता है सुन के कि इस दुनिया में घड़ियां भी हैं। उसके बाद एक्चुअल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होती है और नीना उसे कहती है कि वो क्रिस्टल डिवाइस पर अपना हाथ रखे। जैसे ही रियो अपना हाथ रखता है, क्रिस्टल उसका बायोमेट्रिक स्कैन करता है और उस पर रखे मेटल प्लेट में डाटा अपलोड कर देता है जिससे वो उसका ऑफिशियल गिल्ड कार्ड बना देता है। नीना उसे बधाई देती है कि अब वो गिल्ड का हिस्सा बन चुका है, वो भी ऑफिशियल। फिर दोनों ऑफिस से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद एबल रियो को टाउन टूर पर ले जाता है और कहता है कि एस्कॉर्टिंग के बदले में उसके लिए वो कुछ कपड़े और स्टाफ खरीदना चाहता है। रियो अपने कपड़ों के लिए खुश होता है लेकिन स्टाफ के बारे में थोड़ा क्यूरियस होता है। एबल कहता है कि हर मैजिशियन के पास एक स्टाफ होना चाहिए, पर रियो कहता है कि उसे मैजिक के लिए किसी टूल की जरूरत नहीं पड़ती। वो ये भी कहता है कि जब पास की फाइट होती है तब वो तलवार भी यूज कर सकता है, तो स्टाफ उसके लिए काम का नहीं होगा। एबल ये सुनकर हैरान रह जाता है और ज्यादा हैरान वो जब होता है जब रियो से कहता है उसकी ये छोटी सी नाइफ ही उसकी असली सॉर्ड है। रियो फिर कहता है कि उसे कपड़ों या स्टाफ से ज्यादा जरूरत है इस दुनिया के बेसिक इंफॉर्मेशन की। जल्दी उसे पता चलता है कि यहाँ का समय, दिन, हफ्ते और महीने बिल्कुल अर्थ जैसे ही हैं। यहाँ तक कि वो लोग मैट्रिक सिस्टम भी यूज करते हैं। अब उसे पक्का विश्वास हो जाता है कि अर्थ से कोई आदमी काफी पहले इस दुनिया में आया था और उसने यहाँ के नियम बदल दिए, इसलिए सब कुछ इतना फैमिलियर लगता है उसको। तभी एबल स्टोर से वापस आ जाता है सारी चीजें खरीद कर और कहता है कि दिन का असली इवेंट अभी बाकी है। फिर वो रियो को एक बड़े से इन ले जाता है जहां गिल्ड के सब लोग एबल की सेब बासी की पार्टी मना रहे होते हैं। वो रात भर पार्टी करते हैं और अगले दिन सुबह नीना रियो को लेने आती है ताकि उसे उसका नया स्टे लोकेशन दिखाया जा सके। वो उसे एक रूम में ले जाती है जहाँ 2 नए एडवेंचर पहले से ही रहते हैं। एक बूरे बालों वाला लड़का जिसका नाम नील्स है और एक सुनहरे बालों वाला लड़का जिसका नाम ईटो है। दोनों उसका वेलकम करते हैं। जब नीना चली जाती है, नील्स नीना के बारे में बातें करने लगता है और कहता है कि उसे वो बहुत पसंद है। ईटो उससे कहता है कि वो सपने देखना बंद करे क्योंकि वो उसके औकात के बाहर है।
फिर वो रियो से छोटी मोटी बातें करने लगते हैं, जैसे कि गिल्ड लॉजिंग में रहना कैसा लगता है। तभी नीना वापस रूम में आती है एक और नए एडवेंचर के साथ जो थोड़ा घबराया हुआ होता है। उसका नाम एमोन है और धीरे धीरे वो चारों एक दूसरे के साथ अच्छा बॉन्ड करना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। कुछ दिनों बाद रियो और एमोन अपना डंजन एक्सप्लोरेशन का क्रैश कोर्स पूरा कर लेते हैं। उनके अध्यापक बताते हैं कि दोपहर में वे लोग डंजन के पहले स्तर पर प्रवेश करेंगे। एमोन विजिबली घबराया हुआ होता है, लेकिन रियो से समझाता है कि अगर तुम अभी से ही घबरा गए तो जब तक हम डंजन पहुंचेंगे तब तक तुम बहुत ही ज्यादा थक जाओगे। इंस्ट्रक्टर सबसे पूछते हैं कि क्या किसी का कोई प्रश्न है, तो रियो पूछता है कि क्या पहले से क्लियर किए गए फ्लोर तक तुरंत पहुंचने का कोई तरीका है। इंस्ट्रक्टर प्रभावित होता है क्योंकि ऐसे सवाल तो अनुभवी लोग ही पूछते हैं। वो बताते हैं कि कुछ दक्षिण डंजन में ऐसे चेक पॉइंट होते हैं, लेकिन लॉन्ग के डंजन में ऐसा कुछ नहीं है। फिर इंस्ट्रक्टर सभी को शहर के बीच बने डंजन ले जाते हैं। वो बताते हैं कि पूरा शहर इस डंजन के चारों तरफ बसा है। हर कुछ सालों में मॉन्स्टर की संख्या बढ़ जाती है। कभी कभी वे जमीन तक आ जाते हैं, लेकिन डंजन के चारों तरफ की दीवार नगर में वासियों को सुरक्षित रखती हैं। नए एडवेंचर को वो भरोसा दिलाते हैं कि अभी कोई बड़े खतरे की संभावना नहीं है, तो सभी लोग आराम से डंजन एक्सप्लोर कर सकते हैं। जब सभी पहले फ्लोर तक पहुंच जाते हैं तो पता चलता है कि ये एक सेफ जोन है जहां मॉन्स्टर नहीं होते। इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि सब थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं, पर एंट्रेंस के पास ही रहना, ज्यादा दूर मत जाना। रियो और एमोन एक टीम बनाते हैं। कुछ देर बाद रियो को एक मॉन्स्टर की उपस्थिति का एहसास होता है। वो एमोन से कहता है कि वो मॉन्स्टर को रोकेगा और एमोन उसका अंत करेगा। एमोन हल्का घबराहट में अपनी तलवार निकालता है। तुरंत एक सोल्जर एंड सामने आता है, जैसे रियो पहचान लेता है और एमोन को समझाता है कि तुम्हें उसके गले पर वार करना होगा, जिससे वो बहुत ही आसानी से मारा जाएगा। जब तक वो आइसिकल लैंड से मॉन्स्टर को बिजी रखेगा। रियो एंट को गिराता है और एमोन उसका गला काट देता है। ये एमोन का पहला शिकार होता है और मॉन्स्टर को मार के वो खुशी से झूम उठता है। रियो मॉन्स्टर से मैजिक स्टोन निकालता है, उनके पहली बार डंजन में मॉन्स्टर मारने की सफलता के निशानी के तौर पर। रात को वो अपने रूममेट के साथ डिनर करता है, जो उनकी पहली डंजन यात्रा का जश्न मना रहे होते हैं। सब प्रभावित होते हैं कि उन दोनों ने मिलकर अपने पहले ही डंजन एक्सप्लोरेशन में सोल्जर एंड को मार डाला। एमोन कहता है कि एंड को उसने खत्म किया, पर असली काम तो रियो ने किया था, उसने नहीं। पर कहता है कि वो कल सुबह फिर से डंजन जाना चाहता है, पर अकेले जाने से घबरा रहा है। रियो तुरंत कहता है कि वो भी चलेगा। ईटो बताता है उसने भी सुना है कि सोल्जर एंड अब पहले और दूसरे फ्लोर तक दिख रहे हैं। सब हैरान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी वहां एबल आता है और बताता है कि सोल्जर एंड जमीन के नीचे सुरंग खोद के ऊपर तक आ जाती हैं। सब चौंक जाते हैं कि मशहूर एडवेंचर उनके सामने खड़ा है, पर रियो एबल को देखकर यूजुअली जैसा फ्रैंक रहता है वैसा ही रहता है। उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। एबल सबसे कहते हैं कि रियो का ध्यान रखें क्योंकि उसमें कॉमन सेंस की कमी है। नील्स खड़ा होकर एबल से मिलता है, कहता है कि वो उसका फैन है और एक दिन उसके जैसा बनना चाहता है। एबल हाथ मिलाता और कहता है कि पहले जीवित रहना सीखा करो डंजन में, वो एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है। रियो एबल से पूछता है कि वो इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है। एबल बताता है कि वो अपने मिशन से वापस आया है। तभी उसकी पार्टी आ जाती है। लड़कियां गुस्सा करते हैं कि वो पहले गिल्ड मास्टर को रिपोर्ट देने नहीं गया। एबल कहता है कि वो नए एडवेंचर की मदद कर रहा था। रेन जो छोटी और ठिगनी हाइट वाली होती है, वॉरन से कहती है कि एबल को उठा लो। वॉरन उसे कंधे पर उठा लेता है और एबल बच्चे जैसा चिल्लाने लगता है। रेन फिर रियो को देखती है, जिस वजह से रियो घबराकर पूछता है कि क्या हुआ, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या। प्रीस्ट स्ट्रेस लिया लेन को समझाती है और रियो से माफी मांगती है। जैसे ही वो लोग जाते हैं, ईटो और नील्स फैन बॉय करते हैं और उनकी तारीफ करने लगते हैं, लेकिन रियो समझ नहीं पाता कि उन्हें पार्टी में क्या खास लग रहा है। उसे तो कुछ नहीं लगा, नॉर्मल लगे। लिया रिन से कहती है कि रियो को घूरना ठीक बात नहीं थी, पर लिन कहती है कि वो बस क्यूरियस थी क्योंकि एबल हमेशा रियो की मैजिक की तारीफ करता था। लिया भी कहती है कि वो भी रियो के मैजिक को लेकर क्यूरियस है। एबल कहता है कि जल्दी सबको रियो की असली कला देखने को मिलेगी, चिंता मत करो। अगले दिन रियो और एमोन पर डंजन जाते हैं। इस बार उनका सामना मॉन्स्टर डॉग से होता है। रियो आइसिकल लैंड से डॉग को रोक के रखता है, जबकि एमोन अपनी तलवार से कुछ मॉन्स्टर को मार गिराता है। ब्रेक में रियो कहता है कि एमोन का सॉर्ड स्टाइलो से एबल की याद दिलाता है। एमोन बताता है कि उसके टीचर का नाम कीरो है, जो राजधानी के बड़े स्कूल में ट्रेन हुए होंगे। रियो सोचता है कि शायद एबल भी वहीं ट्रेनिंग किया होगा। उसे ये भी लगता है कि एमोन में काफी पोटेंशियल है एक बहुत ही पावरफुल एडवेंचर बनने का। एमोन रियो के शॉर्ट ज्ञान से प्रभावित होता है, खासकर क्योंकि रियो एक मेज है, तब भी वो शॉर्ट चला सकता है। रियो कहता है कि उसने अपने मेंटर के साथ इसकी प्रैक्टिस की थी, पर अपना स्टाइल खुद बनाया है। रियो आगे कहता है
कहता है कि एमॉन का स्टाइल थका देने वाला है पर फ्यूचर के लिए सुरक्षित है, उसे अपनी स्टेमिना पर काम करना चाहिए। रियो कहता है कि एबेल सुबह सुबह शॉर्ट फॉर्म प्रैक्टिस करता था, जिससे पता चलता है कि प्रतिभा के साथ मेहनत भी जरूरी है। एमॉन मोटिवेट होता है और कहता है कि वो भी मेहनत करेगा, बिल्कुल एबेल की तरह है। अगले दिन रियो लाइब्रेरी जाता है जो उसकी सोच से काफी बड़ी होती है। वो लाइब्रेरियन से एल्केमी की बुक दिखाने को कहता है। लाइब्रेरियन उसे बिगिनर सेल्फ दिखाती है। बुक ज्यादा होने से रियो कंफ्यूज हो जाता है और थोड़ी देर बाहर आ जाता है बुक पढ़ने के लिए। तभी पूरे शहर में अंधेरा छा जाता है, टोटल सोलर एक्लिप्स। रियो बिना आंखों को बचाए उसे देखता रहता है। अचानक उसे लगता है कि कुछ गलत हो गया है, हर जगह लोग गायब हो गए हैं, पूरा माहौल एकदम से बदल चुका है। तभी उसे महसूस होता है कि पीछे से कोई उस पर हमला कर रहा है। जब एक तेज फायर ब्लास्ट रियो की तरफ आता है, वो तुरंत रिएक्ट करता है और एक आइस बॉल से उसे रोक लेता है। उसे समझ नहीं आता कि उस पर हमला किसने किया, पर तभी उसकी नजर पड़ती है खतरनाक डीमन औरत पर जो स्टाइल में चलती हुई उसकी तरफ आ रही होती है। वो ह्यूमन को देखकर हंसने लगती है जैसे उसे कोई खिलौना मिल गया हो खेलने के लिए। रियो को अब समझ आता है कि उसका सामना एक डीमन से हो रहा है और बुक के हिसाब से वो इस दुनिया के सबसे खतरनाक हस्ती से मिल चुका है जिसने उसे कभी नहीं देखा था। वो भागना चाहता है लेकिन उसे लगता है कि इस अजनबी जगह से बचकर भागना मुमकिन नहीं है। तो वो डिसाइड करता है कि अब मुझे लड़ना ही होगा और कोई चारा नहीं है मेरे पास। डीमन के अटैक से पहले ही वो आइस शील्ड समन करता है जो उसके फायर स्टॉर्म को ब्लॉक कर देता है, पर डीमन तुरंत अपना अटैक बदलती है और एक इनविजिबल विंड बुलेट चला जो रियो की शील्ड को पार कर जाता है, लेकिन उसका आर्मर उसे बचा लेता है। डीमन हैरान होती है एक इंसान का आर्मर उसके अटैक को कैसे झेल गया। ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि रियो फायर किंग का रोब पहने हुए है। अब वो समझ जाती है कि ये कोई मामूली मेज नहीं है। वो मैजिक छोड़कर तलवार से उसका काम तमाम करने का फैसला कर लेती है। रियो भी अपनी आई शॉट निकालता है और उसके वार को रोक लेता है। वो डिफेंसिव पोजीशन में रहता है जब डीमन उस पर जोर से अटैक करती है। डीमन इतनी तेज होती है कि रियो मुश्किल से ही उसके जानलेवा वार से बचता है। रियो तुरंत काउंटर अटैक करता है और 100 से ज्यादा आइसिकल लेंस डीमन की तरफ चला देता है, पर वो आसानी से सबसे बच जाती है। एक्लिप्स का समय वेस्ट हो रहा होता है जब डीमन बस खेल रही होती है। रियो नोटिस करता है कि वो विंड मैजिक से अपनी स्पीड बढ़ा रही है। तभी डीमन एक फाइनल ब्लो के लिए उस पर जंप करती है। रियो आसानी से उसका वार ब्लॉक करता है क्योंकि उसके स्ट्राइक अब भी उसे हेडलेस नाइट से कमजोर लगते थे जिसने उससे तलवारबाजी सीखी है। डीमन हैरान होती है और पूछती है कि वो कौन है जो फेरी किंग का रोब और उसकी तलवार दोनों यूज कर रहा है। वो एक फायर बॉल बनाती है पर रियो तुरंत एक आइसिकल लेंस से उसे कैंसिल कर देता है। अब डीमन गुस्से से पागल हो जाती है और डिसाइड करती है कि वो उस लड़के को तुरंत खत्म करेगी। वो लगातार अटैक करती है लेकिन रियो कॉन्फिडेंटली उसके हर वार को रोकता रहता है। एक पल आता है जब रियो काउंटर अटैक करता है और डीमन अपना बैलेंस खो बैठती है। रियो इस पल का इंतजार कर रहा था और तुरंत आइसिकल लेंस का भरमार उसके ऊपर बरसा देता है। डीमन अपने आसपास आग की दीवार बना लेती है। जब अटैक और तेज होते हैं तो वो पत्थर की दीवार बनाकर बचने और सुरक्षा करने की अपने आप को कोशिश करती है। रियो अपना स्टाइल बदलता है और हाई प्रेशर वाटर जेट से पत्थर काट देता है जिससे डीमन को चोट लगती है। डीमन शॉक होती है पर रियो धुंध के चलते हुए बस ब्लाइंडली अटैक करता होता है। तभी रियो क्लोज कॉम्बैट में आता है पर डीमन जंप करके उसके वार को रोक लेती है। दोनों हवा में टकराते हैं और रियो देख लेता है कि डीमन के घाव तुरंत भर रहे हैं। इस पल में डीमन उसे एक बिल्डिंग में टकरा कर गिरा देती है। जैसे ही वो उसका काम तमाम करने वाली होती है उसके चेहरे पर गर्म पानी के बूंदे गिरने लगती है जिससे वो चिल्ला उठती है क्योंकि वो पानी उबलने से भी ज्यादा गर्म था। वो तुरंत पत्थर का गोला बना के अपने आप को कवर कर लेती है। तब तक रियो नीचे आ जाता है। अचानक डीमन एक पावरफुल फ्लेम मैजिक का विस्फोट करती है और सबको जला देती है। वो रियो की तरफ बढ़ती है पर एक्लिप्स खत्म होने ही वाला होता है और जैसे ही धूप उसकी तलवार को छूती है वो बिखर जाती है। डीमन कहती है कि उनकी ये लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई है। रियो उससे कहता है कि अब सीधा निकल लो यहाँ से, तुम्हारी जरूरत नहीं है हमको। डीमन हंसकर अपना नाम लियोनोर बताती है और पूछती है कि रियो का नाम क्या है। रियो अपना नाम बताता है लेकिन कहता है कि तुम एक डीमन हो ना, सच से बताओ। ये सुन के लियोनोर हैरान रह जाती है कि रियो डीमन के बारे में जानता है। वो कहती है कि उसे रियो के साथ खेलना नहीं चाहिए था बल्कि एक ही बार में सीधा उसका काम तमाम कर देना चाहिए था, उससे गलती हो गई। वो कहती है कि वो फिर मिलेंगे और अगली बार वो और ज्यादा पावरफुल होके आएगी, पर उससे पहले हो सकता है कि रियो किसी और डीमन से मिल जाए। वो कहती है कि तुम जिंदा रहना वरना उसे खुद खत्म करने का मौका उसे नहीं मिल पाएगा, जो उसके लिए एक सैड बात है। रियो हैरान रह जाता है। तभी एक्लिप्स खत्म हो जाता है और सब कुछ एकदम नॉर्मल हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रियो को सब अजीब लगता है इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो कुछ किताबें खरीद कर रेस्ट करेगा। वो बैंक जाता है पैसे निकालने जो उसने वाइवन मैजिक स्टोन बेचकर कमाए थे। फिर डॉर्म जाता है पर उसके दोस्त वहां से नहीं मिलते। जैसे ही वो निकलने लगता है देखता है कि उसके दोस्त को कुछ एडवेंचर टंग कर रहे हैं। निल्स और ईटो
उन बदमाशों को कावर्ड बोलते हैं, पर उनका लीडर डैन कहता है कि डंजन में भी मॉन्स्टर ऐसे ही एकदम से हमला करते हैं। तभी रियो पीछे से उनके साथियों को हरा देता है। वो डैन से कहता है कि उसकी बात सही है, लेकिन खुद पर भी वही बात लागू होती है। डैन उस पर पंच करने के लिए दौड़ता है, पर रियो आसानी से बचकर उसके पेट में स्वॉर्ड का हैंडल मार देता है, जिससे डैन उल्टी कर देता है और हार जाता है। फिर रियो अपने दोस्तों का इलाज करता है और कहता है कि उन्हें अपना स्टेमिना बढ़ाना होगा ताकि कोई भी उन्हें ऐसे तंग ना कर पाए फ्यूचर में। लेकिन सबसे पहले सबको आराम करना चाहिए। वो लोग पब्लिक बाथ जाते हैं, जहां ईटो रियो के घाव ठीक करता है। सब हैरान होते हैं कि रियो को चोट किसने पहुंचाई जब वो इतना ताकतवर है। रियो उन्हें डीमन के बारे में बताता नहीं है क्योंकि अभी आराम जरूरी है। और रियो के रूममेट इस वक्त डंजन में थे और काफी मुश्किल लड़ाई के बाद उन्होंने एक गॉब्लिन आर्चर को हरा दिया था। ईटो ने लेजर हील स्पेल का उपयोग करके एमोन के घाव भरे, जबकि नील से गॉब्लिन की लाशों से लूट इकट्ठा कर रहा था। ये लोग अभी डंजन के 5वें लेयर पर थे, लेकिन ईटो को ये बात समझ नहीं आती कितने बिगिनर लेवल पर गॉब्लिन आर्चर कैसे आ गया। खतरे का एहसास होते ही नील्स ने फैसला किया कि सब और सरफेस पर वापस चलेंगे। जो लूट उन्हें मिला है उन्हें वो 3 हिस्सों में बांट लेंगे। एमोन वापस जाना नहीं चाहता था क्योंकि उसके पास अभी भी लड़ाई करने के लिए काफी स्टेमिना बाकी था। लेकिन नील्स, जिसका आइडल एबल है, उसने उसे सख्ती से कहा था कि जिंदा रहना तुम्हारा पहला फर्ज होना चाहिए, ना कि पैसे कमाना। इसलिए नील्स एबल की ये बात याद करके सभी को सरफेस पर चलने के लिए कहता है। उसकी बात काफी मजबूत थी तो सब लौट पड़ते हैं। वापस आते वक्त एमोन कहता है कि अगर रियो आज उनके साथ होता तो वो लोग आसानी से डंजन के और नीचे के लेयर को एक्सप्लोर कर पाते। रियो तभी शहर के किनारे थोड़ी हवा खाने आ गया था। उसके दिमाग में बस अपनी लड़ाई आकुमा यानी डीमन लिनोर के साथ ही चल रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि लिनोर का मैजिक कितना ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन उसका मानना था कि मैजिक को कास्ट करने की स्पीड में वो दोनों बराबर हैं। इसलिए अगली लड़ाई में हार से बचने के लिए उसे अपनी पावर बढ़ानी होगी और कमियों को मजबूती में बदलना होगा। साथ ही उसे लिनोर की चलने की स्पीड का भी तोड़ ढूंढना होगा, जो विंड मैजिक से अपनी स्पीड को 10 गुना बढ़ा सकती है। रियो खुद विंड मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए उसे थोड़ी जलन महसूस हो रही थी लिनोर से। पर वो इस बातों से निराश नहीं होता, बल्कि सोचता है कि शायद वो वाटर मैजिक से अपनी स्पीड बढ़ा सकता है। उसने पहले पानी के अंदर वाटर जेट स्पेल का यूज करके अपनी डाइविंग स्पीड बढ़ाई थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि इसे जमीन पर कैसे लागू करे। अपने पैरों की तरफ देखते हुए उसके दिमाग में आइस स्केटिंग का ख्याल आया और उसने सोचा कि अगर जमीन को आइस मैजिक में बदलते तो सरफेस पर कोई फ्रिक्शन नहीं रहेगा, और अगर इसके बाद वाटर जेट का उपयोग करे तो स्पीड बढ़ सकती है उसकी। लेकिन जब वो उसे ट्राई करने की कोशिश करता है तो ये पूरी तरीके से फेल हो जाता है। इसी वजह से उसने फिलहाल इसे छोड़ दिया, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने डिसाइड किया कि बाद में इस टेक्निक पर अच्छे से एक्सपेरिमेंट करेगा। वापस शहर लौट के उसने सोचा कि लाइब्रेरी जाकर आकुमा और एल्केमी पर वो रिसर्च करने के बारे में सोचेगा। इसी वक्त एबल की टीममेट लिन लाइब्रेरी में थी, जो फॉरबिडन स्पेल बुक सेक्शन में कुछ ढूंढ रही थी। वो असल में कोई ऐसी जानकारी तलाश रही थी जो एबल के इस दावे को समझा सके कि रियो ने हवा में एक मोटा आइस बॉल बनाया था और आइस के स्पीयर से वाइवर्न की डिफेंस तोड़ दी थी, जो तोड़ना नामुमकिन है। लिन को लगता था कि रियो ये सब नहीं कर सकता। वो चाहे तो रियो से मिलकर उसके मैजिक स्किल देख सकती है, लेकिन उसका घमंड उसे ये करने नहीं दे रहा था, क्योंकि उसका मास्टर, जिसे वो सबसे महान मैजिशियन मानती थी, वो भी रियो जैसे मैजिक नहीं कर सकते थे। उसका मानना था कि एबल ने बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया है और कुछ नहीं। तभी एक एल्फ महिला सारा वहां आई, जो लाइब्रेरी की रेगुलर कस्टमर थी। उसने लिन को ग्रीट किया और पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है, क्योंकि लिन यहाँ कम ही आती है। लिन ने जवाब दिया कि वो सिर्फ कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढने आई थी, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन उसे नहीं मिल पाई। उसने सोचा कि सारा से बात करे इस बारे में, लेकिन फिर डिसाइड किया कि किसी को ऐसे मामले में नहीं शामिल करे जो शायद सच ही ना हो। तो उसने टॉपिक बदल दिया और पूछा कि सारा कब लोन वापस आई। पता चला कि सारा रॉयल कैपिटल के एक क्वेस्ट पर गई थी और अभी अभी वापस आई है। तभी सारा कहती है कि उसका एनवॉय यानी राजदूत उसका इंतजार कर रहा है, इसलिए वहां से चली जाती है। लिन थोड़ी डिसअपॉइंट हुई कि ज्यादा उनकी बात नहीं हो पाई। नील्स और एमोन एडवेंचर गिल्ड वापस लौट कर रिसेप्शनिस्ट नीना के डेस्क पर आते हैं। नील्स अपनी हमेशा की तरह शर्मीले अंदाज में नीना से बात करते हुए अटकता रहता है, तो ईटो बात
संभालता है और नीना को लूट दिखाता है जो उन्हें गॉब्लिन आर्चर से मिली थी। उसमें बड़े मैजिक क्रिस्टल थे जो 5वें लेयर से मिले थे। नीना को ये बहुत ही असंभव लगा क्योंकि 5वें लेयर में कभी गॉब्लिन आर्चर देख ही नहीं गए थे। इस मामले को गंभीर मानते हुए नीना तुरंत गिल्ड मास्टर को जानकारी देने चली गई। ह्यूग ने ये खबर सुनी और कहा कि गॉब्लिन आर्चर आमतौर पर सिर्फ 10th लेयर से नीचे वाले लेयर पर स्पॉन होते हैं। उसने इसे एक वार्निंग माना कि शायद कोई बड़ा विनाश होने वाला है, इसलिए उसने नीना से पूछा कि शहर में कोई बी रैंक पार्टी है जो इस मुश्किल को संभाल सके। नीना ने बताया कि क्रिम्सन स्वॉर्ड पार्टी और व्हाइट ब्रिगेड पार्टी दोनों शहर में ही हैं और व्हाइट ब्रिगेड 2 दिन पहले ही मिशन से वापस आई हैं। ह्यूग ने कहा कि दोनों पार्टी को तुरंत बुलाओ क्योंकि वो इस मामले पर बात करना चाहता है उनसे। नीना ने जब क्रिम्सन स्वॉर्ड को बुलाया, एबल थोड़ा हिचकिचाया क्योंकि व्हाइट ब्रिगेड भी वहां होने वाली थी। फिलिप्स जो व्हाइट ब्रिगेड का लीडर है उसको एबल पहले से जानता है, लेकिन फिर भी वो फिलिप्स से मिलने से थोड़ा अच्छा महसूस नहीं करता। लेकिन एबल फिर भी अपनी टीम के साथ गिल्ड मास्टर के ऑफिस जाता है। वहां वो देखता है कि व्हाइट ब्रिगेड पहले से ही वहां मौजूद है। फिलिप्स ने कॉन्फिडेंस के साथ एबल को पूछा कि वो कैसा है और एबल ने ऑकवर्ड तरीके से उसे कहा कि वो ठीक है। दोनों पार्टी के आ जाने पर ह्यूग ने उनका शुक्रिया अदा किया और उन्हें पूरी सिचुएशन समझाई। एबल को यकीन नहीं हो रहा था कि गॉब्लिन आर्चर 5वें लेयर पर आ गए हैं। ह्यूग ने कहा कि ये 100% सच है क्योंकि उसे गॉब्लिन आर्चर का मैजिक स्टोन जो मिला है। फिलिप्स ने पूछा कि अब क्या करना चाहिए। ह्यूग ने बताया कि वो चाहता है कि दोनों पार्टी तुरंत डंजन में जाकर अर्ली ग्रेट टाइडल बोर कैलामिटी के संकेत ढूंढे। ग्रेट टाइडल बोर का मतलब है मॉन्स्टर की पॉपुलेशन का अचानक तेजी से बढ़ना, और क्योंकि पिछली बार इसे हुए लगभग 1 दशक हो गए हैं, ये संभव है कि अब दोबारा ये होने वाला है। रिया ने भी माना कि अजीब मॉन्स्टर का आना इस क्लैमिटी का पहला संकेत हो सकता है, तो उसने ह्यूग की योजना को मान लिया। ह्यूग ने उनकी मेहनत के बदले तुरंत 100 गोल्ड कॉइन दिए और काम पूरा होने पर 200 और देने का वादा किया। एबल ने एक बार फिर कंफर्म किया कि उनका काम सिर्फ इतना ही है कि सबसे पहले कंफर्म करना कि ग्रेट टाइडल बोर्ड सच में आने वाली है या नहीं। ह्यूग ने हाँ में जवाब देते हुए बताया कि जैसे ही कंफर्मेशन मिल जाए तुरंत वापस सरफेस पर लौट कर सबको इन्फॉर्म करना ताकि डंजन गेट टेम्परली लॉक किए जा सके और सभी एडवेंचर और रीजनल लाइट को बुलाकर युद्ध की तैयारी की जा सके। ह्यूग ने इस मिशन के बारे में शहर के लॉर्ड को पहले से ही बता दिया है और अपने काउंटर मेजर प्लान भी शेयर किए हैं। ह्यूग के इतने बड़े प्लान देखकर एबल को लगा कि शायद ह्यूग को पूरा यकीन है कि बोर शुरू हो चुका है, पर ह्यूग स्पष्ट करता है कि वो सिर्फ बुरी से बुरी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहता है और फिर से दोनों पार्टी को कहता है कि अगली सुबह सबसे पहले डंजन की तरफ तुम दोनों आना। क्रिम्सन स्वॉर्ड और व्हाइट ब्रिगेड दोनों ही क्वेस्ट एक्सेप्ट करके वहां से निकल जाते हैं, पहले से ज्यादा दृढ़ निश्चय के साथ। अगली सुबह रियो के रूममेट देखते हैं कि रियो तो पहले से ही तैयार है। नील से पूछता है कि रियो कहाँ जा रहा है, तो रियो बताता है कि वो फिर से लाइब्रेरी जाने वाला है, इस बार नॉर्थ साइड के एडवांस सेक्शन में, ताकि एल्केमी के बारे में ज्यादा सीख सके। ईटो के मुताबिक सिर्फ डी रैंक एडवेंचर ही नॉर्दर्न सेक्शन में जा सकते हैं, तो ये रियो के लिए काफी कन्वीनियंट है। एमोन बताता है कि उसने सुना है कि नॉर्दर्न सेक्शन में कुछ फॉरबिडन बुक भी हैं जो रियो को काफी एक्साइटेड कर देती है, क्योंकि कौन नहीं चाहेगा ऐसी चीज सीखना जो सीखना ही नहीं चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि बी रैंक के एडवेंचर ही उन बुक को पढ़ सकते हैं और कोई नहीं। ये बात सुनकर रियो को थोड़ा बुरा लगता है, पर उसके साथी कहते हैं कि वो जल्द ही बी रैंक में प्रमोट हो जाएगा, तो टेंशन नहीं लो। रियो का जज्बा देखकर नील्स डिसाइड करता है कि वो फिर डंजन जाएंगे और ईटो और एमोन भी उसके साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। रियो लाइब्रेरी पहुंचता है, नॉर्दर्न सेक्शन में घूमता है, पर आकुमा से रिलेटेड की किताबें उसे नहीं मिल रही होती। जब वो सेकंड फ्लोर की सीढ़ियां चढ़ता है तब उसकी मुलाकात सारा से होती है, जिसे देखकर वो तुरंत उसकी खूबसूरती में खो जाता है। उधर एबल की टीम और फिलिप्स की टीम डंजन गेट पर पहुंच जाती है। फिलिप्स ने इस मिशन के लिए 20 लोग इकट्ठा किए होते हैं, जिनमें ज्यादातर सी रैंक एडवेंचर होते हैं। सबके आने के बाद ह्यूग गेट खोलने वाला होता है, लेकिन एबल उसे गेट खोलने से रोक देता है क्योंकि उसे लगता है जैसे ही गेट खुलेगा कुछ बुरा होगा। सुरक्षा के लिए एबल लिन को कहता है कि अपने विंड स्पेल प्रोब से यूज करके डंजन के फर्स्ट लेयर को स्कैन करे। वो लिन स्पेल कास्ट करती है और महसूस करती है कि एंट्रेंस पर कुछ 100 से ज्यादा मॉन्स्टर मौजूद हैं। इसका मतलब है कि ग्रेट टाइडल बोर शुरू हो चुका है। ह्यूग तुरंत सबको पीछे हटाने और नाइट के साथ साथ एडवेंचर को भी बुलाने का हुक्म देता
देता है सबको। डंजन गेट बंद कर दिए जाते हैं और नील्स की टीम जो अभी गिल्ड आई थी ये सुनकर समझ जाती है कि मॉन्स्टर सरफेस पर आ रहे हैं। इमरजेंसी में सभी को डंजन के फर्स्ट वॉल पर बुलाया जाता है। रियो जो इस वक्त बिल्कुल अनजान है अभी भी सारा को घूर रहा होता है। सारा उसे पहचान लेती है और इस बार अपना परिचय देती है। जब वो पूछती है कि रियो यहाँ क्या ढूंढ रहा है तो रियो आकुमा वाली बात छुपाते हुए कहता है कि वो एल्केमी और गोलम बनाने से जुड़ी किताबें ढूंढने के लिए यहाँ आया है। सारा उसे गोलम क्राफ्ट से रिलेटेड किताबों के सेक्शन में ले जाती है। रास्ते में दोनों बात करते हैं और रियो को पता चलता है कि सारा एक पार्टी विन की एडवेंचर है, लेकिन अफसोस है कि ये पार्टी में सिर्फ वो अकेली ही मेंबर है, मतलब सोलो मेंबर है वो। डंजन गेट पर अब पूरा लॉकडाउन हो चुका है और सभी एडवेंचर फर्स्ट वॉल पर मॉन्स्टर का वेट कर रहे हैं। कुछ ही सेकंड में पहली वेव गेट तोड़ देती है और आर्चर तुरंत तीर बरसा देते हैं। मॉन्स्टर में काफी गॉब्लिन आर्चर भी होते हैं जो काफी एडवेंचर को घायल कर देते हैं। कमांडर नेवाइल अपने नाइट सोल्जर के साथ सही समय पर पहुंचता है और सभी की मदद करता है। यूगो को लगता है कि मॉन्स्टर की गिनती पिछली बार से काफी ज्यादा है। लंबी लड़ाई के बाद भी मॉन्स्टर कम नहीं होते। यूग अंदाजा लगाता है कि बॉस गॉब्लिन आने ही वाला है। नील ये संदेश एबेल तक पहुंचाता है ताकि वो अपनी पार्टी को तैयार करे। एफ रैंक होने की वजह से नील्स, ईटो और एमॉन सिर्फ सप्लाई डिलीवरी में मदद कर पाते हैं। सूरज ढलने लगता है और ज्यादातर मॉन्स्टर मारे जाते हैं, लेकिन अचानक से आई खामोशी यूग को बेचैन कर देती है। उसे लगता है कि बॉस कभी भी आ सकता है। यूग व्हाइट ब्रिगेड और क्रिम्सन शॉट दोनों को तैयार होने का हुक्म देता है। दोनों पार्टीज गेट के सामने जाकर पहले छोटे मॉन्स्टर को मार देती हैं। जैसा अंदाजा लगाया था एक बहुत बड़ा गॉब्लिन लंबी तलवार लेकर गेट से बाहर आता है। एबेल उसे देखते ही पहचान जाता है कि ये एक गॉब्लिन जनरल है। फिलिप्स सोचता है कि इसे मारने के बाद युद्ध खत्म हो जाएगा, पर दो और गॉब्लिन जनरल आने से समझ आता है कि इन लोगों के पीछे गॉब्लिन किंग भी है। एबेल और फिलिप्स दो जनरल से लड़ते हैं। रिया और सीना तीसरे को रोकने के लिए तैयार होती हैं, लेकिन अचानक एक एयर स्लैश आता है जो दोनों जनरल को आधा काट देता है। ये स्लैश गॉब्लिन किंग का होता है जो अब बैटलफील्ड में आ चुका है। इससे लड़ने की क्षमता सिर्फ एबेल और फिलिप्स में होती है। एबेल अपना यूनिक स्किल परफेक्ट शैडो यूज करके गॉब्लिन किंग के पास पहुंचता है और उसके सीने में वार करता है, लेकिन ये काफी नहीं होता। लिन जो काफी देर से पावरफुल स्पेल रेडी कर रही होती है बुलेट रेन बरसा देती है जो मॉन्स्टर को हर जगह से छेद देता है। गॉब्लिन किंग के मरने के बाद युद्ध समाप्त हो जाता है, लेकिन डंजन के अंदर अभी भी कुछ ऐसा छुपा है जो शायद गॉब्लिन किंग से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है सभी के लिए, पर इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता अभी। एडवेंचर गिल्ड में उनकी जीत का जश्न बनाने के लिए एक बड़ी दावत रखी गई थी। जब रियो वहां पहुंचता है तो वो हैरान रह जाता है क्योंकि उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि यहाँ क्या हुआ। इसी बीच गिल्ड मास्टर ह्यूग अपने दफ्तर में ऑफिशियल पेपर वर्क भर रहा होता है और बहुत चिंता में होता है क्योंकि राजधानी से कुछ रिसर्चर यहाँ आने वाले हैं ताकि जो कुछ हुआ उसका गहरा अध्ययन कर सकें, जो ह्यूग के हिसाब से उसके लिए ग्रेट टाइडल बोर से भी ज्यादा परेशानी ले आएगा। सीन वापस रियो की तरफ आता है जब उसे अपने दोस्तों से पता चलता है कि ग्रेट टाइडल बोर खत्म हो गया है बिना उसके जाने। तो वो सोचता है कि क्या सच में वो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। नील से बड़े उत्साह से रियो को एबेल की जीत के किस्से बताता है कि कैसे एबेल ने गॉब्लिन किंग से बराबरी का युद्ध किया था। थोड़ी देर बाद एबेल अपनी दोनों दोस्त लिन और रिया से मिलता है जो काफी समय से उसे ढूंढ रही थी। लिन थोड़ी नाराज थी क्योंकि एबेल आजकल सिर्फ रियो के साथ ही समय बिता रहा है और रिया को शक था कि रियो एबेल का पसंदीदा व्यक्ति बन गया है। रियो समझ जाता है कि लड़कियों के चेहरे पर मुस्कान होने के बाद भी अंदर ही अंदर वो उसे एबेल के पास देखना नहीं चाहती, फिर भी वो दोस्ताना अंदाजा में बात करता है जिससे लिन को मौका मिलता है पूछने का कि क्या वो सच में आसमान के बहुत ऊपर आइस वॉल बना सकता है। जब रियो हाँ में जवाब देता है तो लिन पूछती है कि क्या उसने अपने स्पेल को मॉडिफाई किया है या एक नया ओरिजिनल स्पेल बनाया है, क्योंकि उसके ज्ञान के मुताबिक इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो ये कर सकता है। रियो ओरिजिनल स्पेल का मतलब ही नहीं समझता तो लिन समझाती है कि ओरिजिनल स्पेल पुराने इनकांटेशन को फॉलो नहीं करते बल्कि नई इनकांटेशन यूजर खुद बनाते हैं। पर रियो को अभी भी समझ नहीं आता क्योंकि वो तो मैजिक के लिए इनकांटेशन का इस्तेमाल ही नहीं करता, जिससे लिन और भी ज्यादा चकित हो जाती है। अगली सुबह रियो के दोस्त गिल्ड में नए मिशन ढूंढने आते हैं, लेकिन नोटिस बोर्ड पर एक भी काम उन्हें नहीं मिलता। रियो आता पूछता है कि वो डंजन में क्यों नहीं है। नील्स बताता है कि डंजन मेंटेनेंस के लिए बंद किया गया है और कुछ हफ्ते तक बंद ही रहेगा, इसलिए उन्होंने नॉर्मल गिल्ड मिशन लेने का प्लान बनाया था। पर ऐसे कई एडवेंचर होने
होने के कारण कोई भी मिशन उनके लिए नहीं बचे। फिर वो रियो से पूछते हैं कि वो अपनी छुपने की जगह से निकलकर यहाँ क्यों आया है। रियो बताता है कि वो एल्केमी प्रैक्टिस के लिए मैजिक और ढूंढ रहा है, पर शहर के सारे कॉपर और बिक चुके हैं। जब दोनों एक जैसी मुसीबत में होते हैं तो रियो प्रपोज करता है कि वो तीनों उसके लिए मैजिक और इकट्ठा क्यों नहीं करते, तो बदले में वो उन्हें पैसे देगा। ईटो बताता है कि दक्षिण में एक गांव के पास एक छोड़ी हुई खदान है और शायद वहां कॉपर और उन्हें मिल सकता है, पर वहां तक चल के पहुंचने में 12 घंटे लगते हैं। रियो कहता है कि ये अच्छी बात है कि उसे कॉपर और मिल जाएगा, इसलिए वो अपने दोस्तों से वादा करता है कि वो और के बदले में हर एक को 4 गोल्ड कॉइन देगा, साथ ही हर एक मैजिक और के लिए 25 गोल्ड कॉइन देगा। रियो के पास पैसे की कमी ना देखते हुए उसके दिल खुशी से काम करने के लिए मान जाते हैं। उनके चले जाने के बाद रियो अपने कमरे में लौटता है, लेकिन बाहर शोर सुनाई देता है। जब वो खिड़की से देखता है तो कुछ नाइट एक छोटी लड़की को परेशान कर रहे होते हैं और उसका फायदा उठाने की धमकी दे रहे होते हैं। एक लोकल एडवेंचर उन गुंडों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लीडर तलवार निकालकर उस पर हमला करने ही वाला होता है कि अचानक फिसल जाता है। जब वो उठने की कोशिश करता है तो दोबारा फिसल कर मुंह के बल गिर जाता है। तभी फिलिप, जो व्हाइट ब्रिगेड का कैप्टन है, वहां आता है और उन नाइट को डांटता है कि उनका काम नागरिकों की रक्षा करना है, उन्हें परेशानी देना नहीं। लेकिन नाइट एडवेंचर को पसंद नहीं करते और फिलिप्स से भी लड़ने की सोचते हैं। फिलिप्स अपना परिचय देता है कि वो हाउस हीलाइन का वारिस है, जो एक नोबल हाउस है और इस खानदान का मुखिया यानी फिलिप्स का पिता कभी रॉयल नाइट का कमांडर था। ये सुनते ही नाइट डर कर वहां से भाग जाते हैं पतली गली से। एडवेंचर, डैन और बचाई गई लड़की फिलिप्स का उनकी मदद करने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। फिलिप्स डैन की हिम्मत की तारीफ करता है और उसे बुराई के खिलाफ लड़ते रहने का उत्साह देता है। फिर डैन को लड़की को सुरक्षित उसके साथियों तक पहुंचाने का उसे काम देता है। उनके जाने के बाद फिलिप ऊपर देखकर रियो को नमस्ते करता है और बताता है कि ये रियो था जिसने छुपकर अपनी आइस मैजिक से नाइट का जूता जमाया था, जिस वजह से वो फिसलकर गिर गया। फिलिप्स उसका शुक्रिया अदा करता है और अपने काम पर निकल जाता है। सीना के साथ रियो सोचता है कि एक नोबल का बेटा एडवेंचर क्यों बना। उस रात जब रियो अकेले खाना खा रहा होता है, एबल वहां आ जाता है और उसकी शांति बिगाड़ देता है। रियो पहले ही कह देता है कि वो एबल का खाना नहीं खरीदेगा। थोड़ा मजाक करते हुए एबल से उसके प्रेम संबंध के बारे में पूछता है और कहता है कि उसने देखा है कि लिन हर बार जलन महसूस करते हैं जब वो दोनों साथ होते हैं। एबल बताता है कि लिन का दिल सिर्फ वॉरेन के लिए धड़कता है, उसके लिए नहीं। तो रियो एबल को रिया पर कदम बढ़ाने का सुझाव देता है, लेकिन एबल शर्मा के ऐसा करने से मना कर देता है। फिर वो दोनों डाटा ट्रांसफर करने वाले एरिया में आते हैं, तो इस एरिया को देखकर रियो थोड़ा गंभीर होकर पूछता है कि रात के समय वो यहाँ अकेले क्यों घूम रहे हैं। एबल बताता है कि उसे एक काम दिया गया है जो वो अकेला नहीं करना चाहता, इसलिए उसने रियो को भी अपने साथ बुला लिया। रास्ते में एबल बताता है कि शहर में कुछ इन्वेस्टिगेटर आए हैं, जिनमें से एक उसका पुराना जान पहचानने वाला है। उसके साथ कुछ रॉयल गार्ड भी हैं, लेकिन उनमें से कुछ गार्ड डाटा ट्रांसफर करने वाले एरिया चले गए हैं और एबल को उन्हें वापस लाने का काम मिला है और कुछ नहीं। दूर से रियो 2 अजीब आदमी देखता है जो लोकल नहीं लगते। एबल को भी शक होता है, तो दोनों चुपके से उनका पीछा करते हैं और एक अंधेरी गली में अचानक उन लोगों के द्वारा घेर लिए जाते हैं। रियो बिना देखे उनका हमला रोक देता है और एक बड़ा सा आइस ब्लॉक गिराकर सबको बेहोश कर देता है। एबल जमीन पर एक एल्केमी टूल देखता है। एल्केमी शब्द सुनकर रियो उसे लेना चाहता है, पर एबल ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि ये खतरनाक चीज वो एबल जैसे प्रॉब्लम वाले चाइल्ड को नहीं दे सकता। और दूसरी बात ये एक एविडेंस के तौर पर गिल्ड को वो देने वाला है। वो पहले जांच करता है कि ये लोग कौन है। एक आईडी कार्ड से पता चलता है कि ये जाक क्लियर सिटी से हैं, जो हॉन्डूरो की राजधानी है, और ये सब लोग सी रैंक एडवेंचर हैं। एबल को समझ नहीं आता कि ये यहाँ क्यों आए हैं, फिर भी वो उन्हें बांधकर गिल्ड वालों को हवाले करने का फैसला कर लेता है। मीनवाइल फिलिप्स का पीछा पहले वाले गंडे नाइट का ग्रुप छुपकर कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो छुपकर अटैक करने वाले होते हैं, अचानक वो लोग स्टन हो जाते हैं और तुरंत आग में जल उठते हैं। पता चलता है कि सीना ने उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दिया और फिलिप्स ऐसे आगे बढ़ रहा होता है जैसे उसे पहले से ही पता था कि सीना इन सभी को संभाल लेगी। इसी दौरान एक बड़ी समस्या रियासत के सामने आती है जब एम्पायर की इन्वेस्टिगेशन टीम कई लोगों के साथ रियासत में पहुंचती है। इस टीम का नेतृत्व हिलेरियन और क्लाइव कर रहे होते हैं, जो रॉयल सेंट्रल यूनिवर्सिटी से होते हैं, और उनका मिशन होता है ग्रेट टाइडल बोर के बाद डंजन की जांच करना। दूसरी तरफ रियो भी डंजन जाता है और उसे एक हिला देने वाली बात पता चलती है। डंजन
को अगली सूचना तक बंद कर दिया गया था। दरअसल हेरेलियन और उसकी टीम ने रियासत का सारा सामान यूज कर लिया होता है और वो चाहते हैं कि डंजन फिर से खोला जाए जो ग्रेट टाइडल बोर के बाद बंद हुआ था। ह्यूग ने एक पत्र पढ़ा जो एम्परर ने भेजा होता है, जिसमें हेलेरियन को शहर का मंत्री बनाने का जिक्र होता है और उसे ये भी हक मिला है कि युद्ध के बाद रियासत कैसी चलाई जाएगी। ह्यूग को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती कि उनका सम्मान क्यों ले लिया गया और डंजन खोलने का हुक्म क्यों दे दिया गया। वो ह्यूग को ये भी कहते हैं कि इस काम के लिए एडवेंचर की उन्हें बहुत जरूरत है। क्लाइव कितनी भी कोशिश करे समझाने की कि ये ऊपर से आया हुआ हुक्म है, ह्यूग को मानने से इनकार कर देता है। हिलेरियन उनकी बात देखते हुए माफी मांगता है और वादा करता है कि सारे सामान का वो बदला देगा, मतलब पैसे देगा। ह्यूग के लिए ये बात ठीक लगती है, लेकिन डंजन के मामले में वो अभी भी अशांत रहता है। जब क्लाइव डंजन खोलने पर जिद करता है तो ह्यूग कहता है कि अगर खोलना ही है तो एडवेंचर और गिल्ड को किसी भी घटना का जिम्मेदारी नहीं लेनी होगी, क्योंकि ये काफी खतरनाक हो सकता है। अंत में हिलेरियन प्रस्ताव रखता है कि वो एडवेंचर को स्टैंडर्ड भुगतान करने के साथ अपने साथ ले जाएगा। ह्यूग फिर भी चेतावनी देता है कि हर एडवेंचर ये काम नहीं करेगा और जिसको करना है वो कर सकता है, पर ग्रेट टाइडल बोर के बाद डंजन काफी डेंजरस मॉन्स्टर से भरा हो सकता है। दूसरी तरफ रियो एबल के पार्टी के पास जाने की सोचता है, लेकिन दरवाजे पर रुक जाता है। तभी एक छोटी लड़की भागकर आती है और कहती है कि उसे तुरंत गिल्ड पहुंचना है। रियो खाने के मूड में होता है इसलिए मना कर देता है, लेकिन लड़की जिद करती है तो उसे वो एबल के पास ले आता है। लड़की एक पत्र देती है जो हिलेरियन का होता है, जिसमें लिखा होता है कि वो एबल की टीम को डंजन की इन्वेस्टिगेशन में शामिल करना चाहता है। पत्र पढ़कर एबल चिंतित हो जाता है। रियो कहता है कि डंजन बंद है। एबल बताता है कि इतिहास में एक बार ग्रेट टाइडल बोर के बाद ए लिस्ट एडवेंचर की टीम डंजन से गायब हो गई थी। उस टीम का नेता इतना शक्तिशाली था कि उसकी तुलना सुपरमैन से की जा सकती थी, मतलब वो एक एस रैंक एडवेंचर था। लेकिन कोई नहीं जानता कि वो सभी लोग डंजन से गायब कैसे हो गए, इसलिए लोग उस डंजन से दूर रहते हैं। रियो को ये सब सुनने में कोई रुचि नहीं होती, इसलिए वो वहां से चला जाता है। लड़की अपना नाम नटालिया बताती है और जब वो अपना पारिवारिक नाम बताती है तो लिन तुरंत समझ जाती है कि वो एक महान वाटर मेज के खानदान से है। लिन पूछती है क्या उसने कभी दूर से ऊंचाई में पानी की दीवार बनाने वाले जादू के बारे में सुना है, लेकिन नटालिया मना करती है। पार्टी के सब लोग हैरान होते हैं कि लिन अभी भी रियो की शक्ति के बारे में चिंतित है। जब नटालिया को बताया जाता है कि रियो ऐसा कर सकता है तो वो भी चौंक जाती है। एबल अपने साथियों को कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए रियो से कभी लड़ाई ना करे, क्योंकि हम सब मिलकर भी उसे नहीं जीत पाएंगे, और अगर वो लोग उससे माफी मांग लेंगे तो रियो इतना दयालु है कि वो उन्हें नहीं मारेगा। एबल नटालिया से ये भी कहता है कि अगर कभी उसे मदद की जरूरत हो और वो लोग उपलब्ध ना हो तो वो रियो को ढूंढ सकती है, जो अक्सर अपने रूम पर या लाइब्रेरी पर होता है। रियो अपने घर लौटकर रूममेट को बताता है कि डंजन खुलने वाला है, लेकिन सिर्फ डी रैंक से ऊपर के एडवेंचर के लिए। वो ये भी बताता है कि कल एक ब्रीफिंग है जिसमें वो शामिल हो सकते हैं। अगले दिन एबल, हिलेरियन और दूसरे लोग डंजन एक्सप्लोर करने के लिए तैयार होते हैं। हिलेरियन उसे एक मैजिक टूल दिखाता है जो माना चेक करता है। एबल अपनी टीम को कहता है कि वो सिर्फ पहले 7 लेवल एक्सप्लोर करेंगे। इसी बीच दूसरे लोग ब्रीफिंग में होते हैं जहां ह्यूग बताता है कि सिर्फ डी रैंक से ऊपर के एडवेंचर इन्वेस्टिगेशन में जा सकते हैं, लेकिन कम रैंक वाले लोग सामान ले जाने वाली टीम में वॉलंटियर कर सकते हैं। रियो ब्रीफिंग में पूछते हैं कि ग्रेट टाइडल बोर के दौरान मारे गए मॉन्स्टर से जो मैजिक स्टोन मिला था उसका रंग क्या था। ह्यूगो कहता है कि वो हल्का रंग का था और कुछ नहीं। डंजन के अंदर एबल की टीम कई दिन से खोज कर रही होती है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता, कोई मॉन्स्टर भी नहीं मिलता उन्हें, जो उन्हें हैरान करता है। तब वो क्लाइव और पूरी रॉयल सेंट्रल यूनिवर्सिटी टीम को तेज रफ्तार से नीचे जाते हुए देखते हैं। रिया बताती है कि उनका टारगेट 38 लेवल है। क्लाइव और उसकी टीम उस लेवल पर एक काला दरवाजा देखते हैं। वो नहीं जानते अंदर क्या है, लेकिन क्लाइव खुश होता है कि वो सबसे पहले यहाँ आया है। जैसे ही वो लोग अपना जादू उस दरवाजे पर छोड़ते हैं सब लोग गायब हो जाते हैं। एबल लोगों के साथ बाहर नटालिया जो उनका सिग्नल मैजिक स्टोन से चेक कर रही होती है, अचानक सिग्नल खत्म हो जाता है तो वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है और परेशान भी हो जाती है। नेक्स्ट सीन में सब लोग खुद को एक गहरी अंधेरी खाई में गिरा पाते हैं। एबल तुरंत अपने दोस्तों को पुकारता है और सभी कंफर्म करते हैं कि वो सुरक्षित है। फिर एबल आर्थर के पास जाकर पूछता है कि क्या हो रहा है। आर्थर कहता है कि उन्हें टेलीपोर्ट करके यहाँ लाया गया है। दूसरी तरफ क्लाइव और उसकी टीम भी इसी अंधकार में गिर आए हैं। क्लाइव
तुरंत ऑर्डर देता है कि सब आसपास का सर्वे शुरू करे क्योंकि कुछ भी सामने आ सकता है एकदम से। जब एडवेंचर आसपास देख रहे होते हैं, कोई क्लाइव से पूछता है कि अभी क्या घटना घटी। क्लाइव जवाब देता है कि शायद उन्हें टेलीपोर्ट किया गया है, इसलिए अब सबसे पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी हमें। उसके हिसाब से गेट ही इस सब का असली कारण है। पहले थ्योरी थी कि बड़े टाइडल बोर के मॉन्स्टर 38 लेयर के नीचे से आ रहे थे, लेकिन अब सब उल्टा साबित हो गया है। उसका मानना है कि असली सोर्स वही गेट है। क्लाइव मनी मन सोचता है कि ये डिस्कवरी उसके कैरियर के लिए फायदेमंद हो सकती है। अगर वो रूट कॉज ढूंढ निकाले तो उसकी प्रमोशन की राह भी बहुत ही आसानी से खुल सकती है। तभी एक एडवेंचर चिल्लाता है कि उस तरफ से कुछ आवाजें आ रही हैं। इधर नटालिए और दो मेज मैजिक कंपास से ट्रैकिंग करते हैं, पर हर रीडिंग तुरंत गायब हो जाती है। कुछ पल के लिए कंपास 40th फ्लोर दिखाता है, लेकिन फिर मिट जाता है। इसी वक्त क्रिस्टोफर बाल्ट आता है और अपना परिचय देते हुए बताता है कि वो इस इन्वेस्टिगेशन का ऑर्गेनाइजर है और किंग के डायरेक्ट ऑर्डर पर काम कर रहा है। वो डंजन में कोई अनयूजुअल एक्टिविटी के बारे में पूछता है। मेज हेजिटेट करते हैं, पर क्रिस्टोफर कहता है कि अभी सबको अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर करनी होगी। वो बताता है कि कुछ देर पहले कुछ एडवेंचर उसकी आंखों के सामने एंट्री गेट पर ही गायब हो गए। नटालिए हैरान रह जाती है। क्रिस्टोफर और बताता है जैसे ही वो लोकल एडवेंचर के ग्रुप के साथ अंदर गया, सब वैनिश हो गए। नटालिए कंफर्म करती है कि उसके कंपास पर भी ऐसा डिसअपीयरेंस दिख रहा था और लास्ट रीडिंग 40th फ्लोर की थी। क्रिस्टोफर शॉक हो जाता है क्योंकि अभी तक कोई 38 फ्लोर से आगे नहीं गया था। 30 के बाद जाना मतलब बी रंग पार्टी के लिए भी बहुत ही ज्यादा कठिन माना जाता है। तब एक और एडवेंचर कहता है कि लॉन की बी रंग पार्टी क्रिम्सन सॉर्ड उसके साथ गई है और शायद अभी भी उनके साथ होगी। ये सुनकर नटालिए को बुरा लगता है। फिर वो अचानक उसके दिमाग में पता नहीं क्या आइडिया आता है, वो तुरंत वहां से निकल जाती है। मीनवाइल रिस्पॉन्सिबल एडवेंचर कहते हैं कि मैसेंजर को गिल्ड भेजा जा चुका है और गिल्ड मास्टर को बुलाया जल्दी यहाँ गया है। दोपहर में नीना गिल्ड आकर ह्यूग को बता देती है कि पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम एकदम से गायब हो गई है। साथ ही बताती है कि क्रिस्टोफर जो मैजिक कॉलेज का डीन है, उन्होंने ह्यूग को तुरंत डंजन गेट पर बुलाया है। ये सुनकर ह्यूग घबरा जाता है और सोचता है कि शायद एबल और उसके दोस्त भी गायब हो गए हैं, इसलिए वो बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत निकलने का फैसला करता है। नीना को कहता है कि स्टाफ स्टैंड बाय पर रखे और लाइसन को गेट पर भेजे। साथ ही वार्न करता है कि अभी गिल्ड के एडवेंचर को कोई डिटेल मत बताना, सब सच कंफर्म करने के बाद वो ही सभी को सच अनाउंस कर देगा। इधर रियो के एक विशाल लाइब्रेरी में एंट्री करता है ताकि इंपॉर्टेंट बुक ढूंढ सके, पर लाइब्रेरी इतनी बड़ी होती है कि वो कंफ्यूज हो जाता है। सीढ़ियां चढ़ते हुए वो सोचता है कि काश सीरा यहाँ होती, और उसी पल सीरा उसके सामने आ जाती है। रियो खुश होकर बताता है कि वो एक्लिप्स और टाइडल बोर के रिकॉर्ड ढूंढने आया है, पर समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ से स्टार्ट करे। सीरा कहती है कि वो लकी है क्योंकि उसे पता है रिकॉर्ड कहाँ है। रास्ते में वो पूछती है कि क्या रियो मानता है कि एक्लिप्स और टाइडल बोर के बीच कोई कनेक्शन हो सकता है। रियो कहता है कि शायद पार्टिशियल लिंक हो। सीरा एग्री करती और कहती है कि उसने रिसर्च में देखा है कि हर बड़ा टाइडल बोर एक एक्लिप्स के बाद ही हुआ है, लेकिन इस बार अलग है क्योंकि ये एक फुल एक्लिप्स था। फिर वो पूछती है कि रियो इस नतीजे पर कैसे आए। रियो घबरा जाता है क्योंकि वो लियोनॉर के बारे में सच नहीं बोल सकता था। वो विषय बदल देता है और पूछता है कि मैजिक स्टोन की ब्राइटनेस किस चीज पर डिपेंड करती है। सीरा समझ जाती है कि वो बचने की कोशिश कर रहा है, फिर भी जवाब देती है जितने लंबे समय तक कोई मॉन्स्टर जिंदा रहता है उतना ही उनका स्टोन चमकदार होता है। रियो कहता है कि उसने अभी ये सीखा है, लेकिन टाइडल बोर के मॉन्स्टर से मिला हुआ सारे स्टोन बहुत डल और फीके थे। अगर वो ब्राइट होते तो इसका मतलब एल्डर मॉन्स्टर सरफेस पर आए होते। सीरा कहती है कि डल स्टोन का मतलब मॉन्स्टर अभी अभी नए नए पैदा हुए हैं। रियो मानता है पर कहता है कि एक साथ इतने मॉन्स्टर स्पॉन होना अजीब है। अगर आर्टिफिशियली बनाए गए हैं तो उसके लिए ह्यूज माना चाहिए होगा उन लोगों को। सीरा भी मान लेती है कि अभी भी मिस्ट्रीज बहुत सारी हैं। फिर वो रिवील करती है कि पुराने रिकॉर्ड में भी लिखा है कि उस समय के मॉन्स्टर के स्टोन भी फीके थे। रियो शॉक हो जाता है और तुरंत उन रिकॉर्ड को देखने चला जाता है सीरा के साथ। इधर एबिस में फंसे एडवेंचर चुप रहते हैं। आर्थर साइलेंस तोड़ता है और कहता है कि जो एहसास अभी हुआ वो बिल्कुल टेलीपोर्टेशन मैजिक जैसा था। आर्थर को तुरंत समझ आ जाता है कि उन्हें रिलोकेट किया गया है, शायद डंजन के किसी और फ्लोर पर। पुष्टि के लिए वो पार्टी के मेज से पूछता है कि उन्हें इंस्ट्रूमेंट काम कर रहे हैं या नहीं। मेज विंड मैजिक डिवाइस चेक करता है और कहता है कि सब सही है। उसके हिसाब से सरफेस टीम उनकी लोकेशन ट्रेस कर लेगी। ये सुनकर लिन के चेहरे पर उम्मीद की चमक जाग जाती है। उसे लगता है कि उनकी पोजीशन मिलते ही उन्हें मदद मिल जाएगी, पर आर्थर संतुष्ट नहीं है। वो कहता है कि इस जगह का ऑरा बहुत अजीब है। रिया ध्यान लगाती है और बताती है कि ये ऑरा बिल्कुल सेंचुरी स्क्वायर जैसा है। एबल तुरंत समझ जाता है कि ये वही डिवाइन स्पेल है जो सिर्फ हाई रैंकिंग प्रीस्ट कास्ट कर सकते हैं।
हैं। रिया बताती है ये एक अल्टीमेट डिफेंस मैजिक है जो हर फिजिकल और मैजिक अटैक को रोक देता है। एबल निष्कर्ष निकालता है कि वो सब एक विशाल बैरियर में फंसे हैं। रिया एग्री करती और कहती है कि ये बैरियर इतना बड़ा है कि बाउंड्री तक का एहसास भी नहीं हो रहा उनको। एबल लिन को बोलता है कि अपना प्रोब टेक्निक यूज करे। लिन स्कैन करके रिपोर्ट देती है 500 मीटर आगे 1000 इंसानी प्रेजेंस है और 500 ऐसे लाइफ फॉर्म जिनको उसने कभी महसूस नहीं किया। आर्थर अंदाजा लगाता है कि ये शायद क्लाइव और उसकी पार्टी होगी, इसलिए ग्रुप उनकी तरफ बढ़ने का फैसला करता है। इधर डंजन एंट्रेंस पर ह्यूग फाइनली पहुंच जाता है जहां क्रिस्टोफर वेट कर रहा होता है। क्रिस्टोफर बताता है कि एडवेंचर शायद सीधे 40th फ्लोर पर टेलीपोर्ट हुए हैं। ये सुनकर ह्यूग का चेहरा उतर जाता है। उसके लिए इतनी गहराई तक जाना इम्पॉसिबल है, चाहे टाउन के सभी एडवेंचर को वो इकट्ठा ही क्यों न कर लिया जाए। क्रिस्टोफर वार्न करता है कि असली समस्या उनका गायब होना नहीं बल्कि इसका कारण है। अगर वजह नहीं मिलती तो ये फिर से हो सकता है। ह्यूग एग्री करता है और कहता है कि ऐसे रिस्की सिचुएशन में लोकल एडवेंचर की जान दांव पे लगाना रैकलेस होगा, इसलिए अभी उनके पास सिर्फ वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा। इसी बीच क्लाइव और उसकी पूरी टीम पर हमला हो जाता है। आसमान से पर्पल फ्लेम गिरती है। कुछ एडवेंचर बैरियर बनाकर बच जाते हैं पर कई तुरंत जलकर मारे जाते हैं। क्लाइव आंखों में डर के साथ देखता है कि सामने आने वाले राक्षस डेविल हैं। इनके बारे में उन्हें सिर्फ किताबों में पढ़ाया गया है पर उनकी शक्ल डिस्क्रिप्शन से बिल्कुल सेम टू सेम मिलती है। मेज फुल पावर से अटैक करते हैं लेकिन डेविल इजीली उनको ओवर पावर कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद एबल और उसकी टीम वहां पहुंचती है। मॉन्स्टर देखकर रिया शॉक हो जाती है। वो कंफर्म करती है कि ये डेविल है जो गॉड और एंजल के एनिमीज होते हैं। ज्यादातर मैजिक से इम्यून और इंसानों से कई ज्यादा शक्तिशाली हैं ये। लिन के टोन में डर होता है जब वो पूछती है कि डेविल यहाँ कैसे आ गया, पर आर्थर बिना देरी किए ऑर्डर देता है कि सब बैटल करने के लिए तैयार रहो। क्लाइव अपनी हार स्वीकार करने ही वाला होता है तभी आर्थर के ग्रुप के एडवेंचर दूर से मैजिक एरो बरसा देते हैं और सरप्राइज ये होता है कि अटैक डेविल को डैमेज कर रहा होता है। रिया हैरान होती है क्योंकि बुक में लिखा है कि डेविल मैजिक से इम्यून होते हैं पर अब ऐसा लगता नहीं है, जैसे शायद वो रिकॉर्ड कभी कंफर्म ही नहीं हुए थे। एडवेंचर जोड़ लगाकर स्पेल चलाते हैं पर आर्थर को डर होता है कि सबका माना जल्दी खत्म हो जाएगा तो एबल फैसला करते हैं उन्हें क्लोज कॉम्बैट में भी उतरना होगा। बैटलफील्ड स्कैन करते हुए उसे एक बड़ा डेविल दिखाई देता है जो क्लियरली बॉस लगता है। उसे लगता है अगर उसने उसे हरा दिया तो फाइट हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। एबल अपनी पार्टी के साथ बैटलफील्ड में घुस जाता है और कई डेविल को मार गिराता है। आर्थर एबल के ग्रुप की शक्ति देखकर समझ जाता है कि क्रिम्सन सॉर्ड की रेपुटेशन बिल्कुल सही है पर कुछ ही देर में लिन और रिया दोनों की माना खत्म हो जाती है तो वॉरन उन्हें कवर करने की कोशिश करता है पर पोशन भी खत्म हो चुके होते हैं तो एबल बैटलफील्ड देखकर अंदाजा लगाता है कि अभी 6 डेविल बचे हैं। उसके मन में डाउट उठता है कि बिना लिन और रिया के क्या वो सब फाइट फिनिश कर पाएगा। तभी रिया वार्न करती है कि जिस डेविल की आंखों का कलर अलग अलग है वो डीमन प्रिंस है। वो समझाती है कि डीमन प्रिंस इमेच्योर फॉर्म है डीमन लॉर्ड का और एक समय में सिर्फ 4 ही एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में। रिकॉर्ड के मुताबिक अब तक सिर्फ एक हीरो ने डीमन प्रिंस को हराया है। ये सुनकर एबल सीरियस हो जाता है। वो डिसाइड करता है कि वो सब डेविल से लड़ेगा पर डीमन प्रिंस को अवॉइड करेगा, शायद कोई इटर्नल फैक्टर बैरियर तोड़ दे। ये वो उम्मीद करता है। वो रिया को देखकर स्माइल करता है और कहता है कि उदास मत हो। फिर अपनी शॉट से 2 डेविल को एक ही बार में खत्म कर देता है। डीमन प्रिंस खुद सामने आता है, क्लियर करता है उसे एबल के साथ 1-on-1 फाइट करनी है। दोनों के बीच फाइट शुरू होती है। जल्दी एबल समझ जाता है कि स्ट्रेंथ गैप उन दोनों के बीच बहुत ज्यादा है। मेज अपना लास्ट माना यूज करके डीमन प्रिंस पर स्पेल चलाते हैं पर उनका कोई फायदा नहीं होता बल्कि डेविल उन लोगों पर उल्टा फायरबॉल बरसा रहे होते हैं और उनकी डिफेंस तोड़ रहे होते हैं। थके हुए एडवेंचर के मन में ये भयानक सोच आती है कि शायद ये उनका अंत हो सकता है। डीमन प्रिंस एबल पर चार्ज करता है। लास्ट रिजॉर्ट में एबल अपना सीक्रेट शॉट टेक्निक 0 टर्न चलाता है उसका सर काटने के लिए, लेकिन डीमन साइड स्टेप करता है और एबल को जमीन पर गिरा देता है। एबल मुश्किल से खड़ा होता है और रिया से माफी मांगता है कि वो इतना कमजोर है कि डीमन प्रिंस को भी नहीं हरा सकता है। डीमन प्रिंस उसे खत्म करने वाला ही होता है कि तभी सीलिंग से एक पानी की बूंद गिरती है और रियो ड्रामेटिक एंट्री करता है। एबल हैरान होकर पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। रियो कॉन्फिडेंटली कहता है मैं तुम सबको बचाने आया हूँ और किस लिए। वो रिट्रीट करने की बात करता है पर एबल वार्न करता है कि डीमन प्रिंस डेंजरस है। रियो उसे कैजुअली कहकर चला
जाता है ये तो असली डीमन प्रिंस के लिए भी काफी ज्यादा वीक है। तभी डेविल रियो पर लॉन्ग रेंज अटैक करता है, पर रियो अपनी आइस लैंड टेक्निक से सभी अटैक ब्लॉक कर देता है। अगले ही पल रियो वाटर जेट अटैक चलाकर बचे हुए डेविल के सिर एक ही बार में काट देता है। डीमन प्रिंस अपने सोल्जर को इतनी आसानी से गिरता देख घबरा जाता है और तलवार तुरंत टाइट पकड़ लेता है। रियो बस मुस्कान के साथ अपना आइस ब्लेड निकालता और कहता है चलो इसे खत्म करा जाए। इस सब के कुछ देर पहले नटाली तेज कदमों से रियो के कमरे में दौड़ती है, लेकिन उसके रूममेट बताते हैं कि वो वहाँ नहीं है बल्कि नॉर्दर्न लाइब्रेरी गया है। तो वो शुक्रिया अदा करके वहाँ से निकल पड़ती है और आखिरकार सड़क पर उसे रियो मिलता है। उसकी थकी हुई शक्ल देखकर रियो पूछता है क्या हुआ। नटाली बताते है कि एबल और उसकी पार्टी डंजन के अंदर गायब हो गई है और रियो तुरंत सिचुएशन समझकर एक आइस कार्ड बनाता है और कहता है कि सफर के दौरान डिटेल बताना। सफर में नटाली समझाती है कि एबल ने कभी कहा था कि अगर कभी जरूरत पड़े और वो ना हो तो रियो से मदद मांगना, क्योंकि वो कभी मना नहीं करेगा। ये सुनकर रियो को अपने ऊपर गर्व होता है। वो डंजन में घुसने का फैसला करता है, पर गार्ड उसे रोकते हैं। समय बर्बाद ना करते हुए वो 2 आइस वॉल बनाता है और जबरदस्ती अंदर घुस जाता है। नटाली कहती है कि सिग्नल 40 फ्लोर से आया था। रियो सोचता है कि फ्लोर बाय फ्लोर जाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो अपने आइस मैजिक से जमीन पर एक बड़ा होल बनाता है और सीधा नीचे उतरता है। जल्द ही 40 फ्लोर पर एबल की पार्टी को मदद के लिए तड़पते देखता है। डीमन प्रिंस खड़ा है पर लड़ने में हिचकिचाहट है, पर रियो तलवार उठाकर डीमन प्रिंस को प्रोवोक करता है। जब डीमन चार्ज करता है रियो के लिए वो बहुत स्लो है, इसलिए वो एक ही अटैक से उसकी गर्दन काट देता है। एबल हैरान होता है ऐसी टेक्निक देखकर, लेकिन सबके शौक के लिए डीमन अपना सिर दोबारा जोड़ लेता है। रियो सोचता है कि ये अपनी कमजोरी को कंपनसेट कर रहा है, फिर भी डीमन लिनोर के कंपैरिजन में ये बहुत वीक लगता है। समय कम था तो रियो ने सोचा रीजनरेशन टेस्ट कर ले। उसने 256 पानी के जेट बनाए जो हर तरह से डीमन को चीरकर हजारों टुकड़ों में काट देते हैं। डीमन का मैजिक स्टोन भी टूटने लगता है और जल्दी वो आसानी से मारा जाता है। डीमन के मरने के बाद एबल रियो को शुक्रिया अदा कहता है तो रियो मुस्कान के साथ कहता है शुक्रिया की जगह फ्री में डिनर कराना। एबल वादा करता है कि एक हफ्ते तक उसका डिनर फ्री रहेगा। रिया दौड़कर एबल को गले लगाती है जो गिल्ट महसूस करता है। तब आर्थर अपना परिचय देता है, बोलता है वो ब्यूरो ऑफ रॉयल मैजिशियन का एडवाइजर है और रियो की मदद के लिए धन्यवाद कहता है। रियो हंसकर कहता है कोई बड़ी बात नहीं है। फिर उसकी मरे हुए मैजिशियन पर नजर पड़ती है। आर्थर स्वीकार करता है कि कुछ बच नहीं पाए। कहता है जब माना रिकवर होगा सभी का तब हम उनकी बॉडी इकट्ठा करके डंजन के बाहर ले आएंगे। एबल सजेस्ट करता है कि डेविल के मैजिक स्टोन भी इकट्ठा करें ताकि हम मरे हुए लोगों के परिवार को पैसे दे पाएं। रियो पूछता है डेविल का मतलब क्या है और वो यहाँ कैसे है। एबल बताता है कि ऐसे प्राणी शताब्दी से सेंट्रल प्रोवेंस में नहीं देखे गए हैं। रियो को लिनोर याद आती है जो अपने आप को आकुमा कहती थी। वो सोचता है कि डीमन और आकुमा में क्या फर्क होता है। फिर वो सबको बताता है कि जब 39 से वो 40 फ्लोर आया तो एक अलग फील्ड उसे महसूस हुई थी जो अब गायब हो गई है। एबल बोलता है शायद डीमन प्रिंस के हारने से वो खत्म हो गया होगा। रियो एग्री करता है और कहता है कि बॉस मरने के बाद सेफ एग्जिट एक्टिवेट हो जाता है। उन्हें डेविल के स्टोन बिल्कुल काले दिखते हैं। आर्थर याद दिलाता है कभी वेस्टर्न प्रोवेंस में डेविल दिखा था लेकिन कोई उसे मार नहीं पाया, तो ये पहली बार है जब ह्यूमन डेविल स्टोन देख रहे हैं अपनी आंखों से। फिर आर्थर सभी को समझाता है कि डेविल अचानक रैंडम जगह आते हैं शायद स्पेस टाइम मैजिक का यूज करके। ये सुनकर रियो हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ एक हीरो की पार्टी मैन मेड ऑल्टर के पास इकट्ठा होती है। वहीं लिनोर आ जाती है कुछ अजीब महसूस करके। पार्टी का लीडर आगे बढ़कर कहता है तुम डीमन लॉर्ड हो जिसे हम मारेंगे। ये सुनकर लिनोर हैरान हो जाती है। दूसरा मेंबर समझता है कि ऑल्टर बड़ी बलि चढ़ाकर बनाया गया था और माना जाता है इससे डीमन लॉर्ड बुलाया जा सकता है, पर लिनोर सोचती है कि ये लोग कौन है। तब एक लड़का अपना नाम रोमन बताता है और बोलता है मैं एक हीरो हूँ जो डीमन लॉर्ड को खत्म करेगा और दुनिया बचाएगा। ये सुनकर लिनोर की आंखों में चमक आ जाती है। सोचती है कि हीरो होगा तो बहुत पावरफुल होगा और उससे लड़ने में उसे बहुत मजा आएगा। लेकिन लड़ाई शुरू होते ही रोमन हार जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा नल्ला कमजोर होता है। लिनोर उसे आसानी से हरा देती है। फिर बाकी कंपेनियन से कहती है अगर चाहो तो मुझ पर हमला कर दो, पर तुम मुझ पर हमला करोगे इसलिए मुझे भी तुम पर हमला करके तुम्हें मारना होगा। वो उनसे बोलती है कि तुम अपने गिरे हुए हीरो की फिक्र करनी चाहिए ना कि मेरी। तब उसकी नजर एक काले ज्वेल पर पड़ती है। वो सोचती है लड़ाई बोरिंग थी पर ये ज्वेल लेना वर्थ होगा। रोमन फिर उसे डीमन लॉर्ड बुलाता है जो उसे इरिटेट करता है। लिनोर कहती है अगर तुम साथ में मिलकर कोशिश करो तो शायद अभी के लिए डीमन लॉर्ड को हरा पाओ, लेकिन वो अभी लिनोर को नहीं हरा सकते। पर आगे वो बताती है कि इंसान भी उसके बराबर स्ट्रांग हो सकते हैं और उसे रियो की याद आती है और वो कहती है कि वो फाइट बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। ये सुनकर सबको
सबको शौक लगता है कि वो डीमन लॉर्ड नहीं है। आखिरकार वो अपना परिचय लिनोर के रूप में देती है और रोमन को कहती है कि तुम सबसे स्ट्रांग इंसान बनो ताकि कभी प्रॉपर बैटल हो सके, लेकिन रोमन मना करता है कि कोई इंसान उससे ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो सकता। लिनोर मुस्कुराकर कहती है रियो तुमसे 10,000 गुना ज्यादा पावरफुल है। ये सुनकर सब हिल जाते हैं। उधर रियो और उसके दूसरे एडवेंचर एक ग्रुप से टकराते हैं जो लॉन से आए होते हैं। आर्थर को समझ आता है कि सिर्फ उनकी 10th और 12th फ्लोर की पार्टी ही नहीं बल्कि और भी लोग टेलीपोर्ट हुए थे। वहीं रियो एक काला ऑर्ब देखता है और समझता है कि ये वही एनोमैली है जो उसने पहले उठाया था। आर्थर कहता है उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। ऑर्ब पहले माना छोड़ रहा था पर उसकी एनर्जी गायब हो गई है। खुशकिस्मती से आर्थर के पास बैरियर बैग होता है जो माना को बाहर लीक होने से रोकता है। रियो पूछता है क्या वो इसे वापस ले जाएगा। आर्थर कंफर्म करता है क्योंकि ये उनके पास सिर्फ एक सबूत है डीमन के आने का। वापस जाते वक्त एबेल दोबारा रियो का शुक्रिया अदा करता है। रियो से उसके प्रॉमिस की याद दिलाता है कि उसने उसे एक हफ्ते फ्री खाना खिलाने का वादा किया है। साथ ही कहता है कि अगर सच में उसका थैंक्स करना है तो मुझे इस सिटी के करी शॉप के बारे में बता देना। एबेल खुशी से वादा करता है कि वो उसे जबरदस्त कड़ी खिलाएगा इस सिटी की। रियो मजाक में बोलता है अगर एबेल भूल गया तो वो उसे डीमन प्रिंस से भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट डालेगा। बाहर पहुंचते ही ह्यूग चैन की सांस लेता है और उन्हें देखकर खुश हो जाता है। नटाली ग्रुप को ग्रीट करती है और एबेल उसका धन्यवाद करता है। बोलता है कि रियो को बुलाने के कारण ही वो जिंदा बच आए हैं। ह्यूग एबेल को देखकर खुश है पर चाहता है कि वो सरफेस पर सेफ जॉब करे और ऐसी खतरनाक जॉब ना ले। पर वो रियो से नाराज है क्योंकि उसने गार्ड की वार्निंग इग्नोर की। रियो माफी मांगता है लेकिन आर्थर बोलता है कि उनकी जान सिर्फ रियो की वजह से बच पाई है। ह्यूग हैरान हो जाता है और आर्थर कहता है कि बाद में टेंट में डिटेल में बात करेंगे। जाने से पहले ह्यूग रियो को बोलता है कि अभी बात खत्म नहीं हुई पर उसकी मदद के लिए वो थैंक्स डिजर्व जरूर करेगा। रियो को ये सुनकर थोड़ा सुकून मिलता है। आर्थर ह्यूग को बताता है कि उन्होंने 50 डेविल और एक डीमन प्रिंस का सामना किया था। ह्यूग ये सुनकर हिल जाता है कि वो जिंदा लौट कैसे आए। आर्थर बताता है कि एबेल ने अच्छा फाइट किया लेकिन डीमन प्रिंस को रियो ने आसानी से मार दिया। ह्यूग शॉक में पूछता है क्या रियो ने उस डीमन को मारा। आर्थर कंफर्म करता है फिर आर्थर ह्यूग से पूछता है कि ये लड़का कौन है। ह्यूग मानता है कि वो खुद उसके बारे में नहीं जानता, बस इतना मालूम है कि रियो ने पहले भी एबेल को मैलेफिक माउंटेन से जिंदा वापस लाने में हेल्प की थी। आर्थर कहता है कि एबेल बहुत लकी है जो उसके पास ऐसा पावरफुल साथी है जो डीमन प्रिंस को एक झटके में मार दे। ह्यूग को समझ नहीं आता एक झटके में से क्या मतलब था। आर्थर समझाता है कि डीमन प्रिंस और सारे डेविल को सेकंड में ही खत्म हो गए रियो के एक ही अटैक से। आर्थर कहता है कि सबसे जरूरी बात यह है कि देश का रिलेशन इस मैजिशियन के साथ अच्छा रहे। अगर एस्ट्रो कैरेट ने इसे नाराज किया तो बड़ी मुश्किल हो सकती है। इसी वजह से आर्थर डिसाइड करता है कि रियो के एक्शन का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं बनेगा। ह्यूग भी एग्री करता है और कहता है कि अपनी रिपोर्ट में भी वो रियो का नाम इंक्लूड नहीं करेगा क्योंकि उनके शहर के लिए उससे दुश्मनी बनाना बहुत ही खतरनाक होगा। अगली सुबह रियो अपने दोस्तों के साथ रनिंग करता है पर सब उसकी स्पीड से पीछे रह जाते हैं। बाद में टाउन में घूमते वक्त रियो बेचैन फील होता है, शायद कल की लड़ाई ज्यादा जल्दी खत्म हो गई थी इसलिए। तभी उसे एक रेस्टोरेंट से कड़ी की खुशबू आती है और वो तुरंत उधर भाग जाता है। अंदर जाकर देखता है कि सीरा ऑलरेडी वहां बैठी है। रियो को यहाँ देखकर सीरा कहती है टाउन की बेस्ट करी शॉप है और उसे साथ बैठने का इनवाइट देती है। बारटेंडर स्पाइस लेवल पूछता है और दोनों मीडियम हॉट ऑर्डर करते हैं। रियो नोटिस करता है कि सारा एक प्लेट करी ऑलरेडी फिनिश कर चुकी है। रियो को उसकी प्लेट पर देखते हुए सारा कहती है कि वो भुक्कड़ नहीं है, बस एल्फ का मेटाबॉलिज्म ह्यूमन से बहुत ही ज्यादा होता है। रियो से बोलता है अरे मैम मैंने तो कुछ नहीं बोला आपसे। सीरा रियो से पूछती है उसका घर कहाँ है। रियो बताता है कि वो गिल्ड डॉम में रहता है। सीरा टीज करती है कि वहां तो सब लोग रुकी रहते हैं पर वह गैस करते है कि नॉर्थ साइड लाइब्रेरी जाने की वजह से रियो कम से कम डी रैंक होगा। रियो कंफर्म करता है कि रजिस्ट्रेशन के वक्त उसे डी रैंक मिला था। सीरा इंप्रेस होती है लेकिन उसे रियो पहले से ही स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है। फिर खाना खत्म होने के बाद रियो पूछता है कि वो गिल्ड में क्यों नहीं दिखती। सीरा बताती है कि वो रॉयल कैपिटल में रहती है और एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट की वजह से गिल्ड कम आती है। फिर वो खुद रिवील करते हैं कि वो मार्ग्रेव लॉन के ऑर्डर ऑफ नाइट में स्वॉर्डमैनशिप इंस्ट्रक्टर है। रियो सोचता है क्या वो स्वॉर्ड भी सिखाती है। फिर सीरा रियो से पूछती है क्या उसके आज के और कोई प्लान है क्योंकि वो एक मॉक बैटल करना चाहती है उसके साथ। रियो थोड़ा घबरा जाता है पर एग्री कर लेता है। फाइट शुरू होने से पहले सीरा कहती है कि जब से वो रेस्टोरेंट आया था उसने उसकी बेचैनी महसूस की थी जैसे वो असली लड़ाई के लिए बहुत ही ज्यादा भूखा हो। रियो पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि वो स्वॉर्ड यूज कर सकता है। सारा बताती है कि वो खुद भी मैजिक और ब्लेड दोनों एक साथ यूज कर सकती है उसकी तरह। दोनों फाइट शुरू करते हैं। सीरा तेज अटैक करती है पर रियो बच जाता है जिससे
वो इम्प्रेस होती है। फिर वो अपनी स्पीड और पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ा लेती है। क्लोज कॉम्बैट में रियो का तलवार टूट जाता है, इसलिए उसे सरेंडर करना पड़ता है। पर सारा खुश होती है क्योंकि पहली बार किसी ने उसकी विंड रॉब टेक्निक को सहन किया था। तभी रियो को समझ आता है कि उसने अपनी स्पीड विंड मैजिक से बढ़ाई थी। सारा पूछती है कि उसे स्वॉर्डमैनशिप किसने सिखाया। रियो कहता है उसके मेंटोर ने, जिसने उसे ये रॉब दिया था। सारा तुरंत समझ जाती है कि वो फेरी किंग था। हैरान होकर कहती है कि रॉब बहुत लकी है क्योंकि फेरी किंग तो एक लेजेंड है। तभी रिटालिया आती है और सारा को याद दिलाती है कि उसे उसके मास्टर एलोंजो को ट्रेनिंग देनी है। जाने से पहले सारा रिटालिया से कहती है कि रियो उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो उसे घर छोड़कर आए। रिटालिया हैरान रह जाती है। तभी बाहर रियो को ह्यूग अपनी कैरेज में मिलता है और रियो को बुलाता है अंदर। सफर के दौरान ह्यूग कहता है कि आर्थर ने उसे रियो की हीरोइक बैटल के बारे में सब कुछ बता दिया है, लेकिन बिना परमिशन के डंजन में जाने वाली बात को वो इग्नोर नहीं कर सकता। इसलिए पनिशमेंट के तौर पर ह्यूग कहता है कि रियो को एक मर्चेंट ग्रुप के साथ विटनास जाना होगा। नील्स रियो से हेल्प मांगने आता है क्योंकि उसके गांव में एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। उसके गांव पर अब ऐसी मुसीबत आ पड़ी है जहां सिर्फ डी रैंक के एडवेंचर ही जा सकते हैं और गांव को अर्जेंटली हेल्प चाहिए। नील और इटो ग्रेट टाइडल बोर्ड के बड़े इवेंट के बाद सिर्फ ई रैंक तक पहुंच पाए हैं, इसलिए वो इस क्वेस्ट को अकेले कंप्लीट नहीं कर सकते। तो नील्स चाहता है कि रियो उसके साथ एक टेम्पररी पार्टी बनाए ताकि वो लोग अपने गाँव जाकर क्वेस्ट कंप्लीट कर सके। इटो सबको डिटेल बताता है कि गांव पर एक साथ गॉब्लिन और स्केलेटन ने हमला कर दिया है। ये बात सबको बहुत अजीब लगती है क्योंकि आमतौर पर गॉब्लिन और स्केलेटन एक ही एरिया में नहीं रहते क्योंकि उनके नेचर के ये अलग होता है और दोनों का एक जगह आना मतलब कुछ अनयूजुअल हो रहा है। स्केलेटन का नाम सुनकर रियो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उसके मन में तुरंत हीरोइक एडवेंचर वाले सपने आने लगते हैं। उसे लगता है कि अब वो फाइनली किसी टिपिकल इसेकाई प्रोटैगनिस्ट की तरह गॉब्लिन का शिकार करेगा और स्केलेटन मास्टर को डिफीट करेगा। ये सब गिल्ड मास्टर के पास जाकर बताते हैं कि वो गांव का मिशन लेने के लिए तैयार हैं। गिल्ड मास्टर पहले थोड़ा सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उन्हें देखता है और फिर वार्न करता है ये मिशन सिंपल नहीं है। पहले भी इस मिशन पर एक ई रैंक और डी रैंक पार्टी गई थी, लेकिन वो लोग बहुत बुरी तरह से इंजर्ड होकर वापस आए हैं। ये सुनकर रियो, ईटो और एमोन सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि गॉब्लिन और स्केलेटन से लड़ाई डी रैंक पार्टी के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए थी, तो वो लोग इतना घायल कैसे हो गए। गिल्ड मास्टर उन्हें बताता है कि डी रैंक पार्टी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि गांव के सिटीजन उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे और इसी वजह से उनकी कंडीशन इतनी खराब हुई। ये सुनकर नील्स थोड़ा हैरान होता और कहता है कि उसके गांव वाले लोग थोड़े अजीब हैं, ज्यादा फ्रेंडली नहीं रहते, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते जैसा गिल्ड मास्टर बता रहे हैं। गिल्ड मास्टर कहता है मुझे खुशी है कि तुम लोग ये मिशन लेने के लिए तैयार हो और रियो के अगले स्कॉट मिशन से काफी टाइम बचा है, तो वो आराम से ये क्वेस्ट कंप्लीट करके वापस आ सकता है। लेकिन वो उन्हें दोबारा वार्न करता है कि ई रैंक पार्टी बहुत बैडली इंजर्ड होके आई थी क्योंकि उनका सामना 30 स्केलेटन मास्टर से हुआ था। ये नंबर सुनते ही सब थोड़ा टेंस हो जाते हैं, लेकिन गिल्ड मास्टर कहता है कि जब तक उनकी टीम में ईटो जैसा हीलर, प्रीस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात है रियो जैसा डी रैंक एडवेंचर से भी ज्यादा शक्तिशाली है, तो उन्हें ज्यादा खतरा नहीं होने वाला। ये सुन के वो लोग तैयार हो जाते हैं। कुछ दिन का सफर करने के बाद वो लोग गाँव तक पहुंच जाते हैं, लेकिन रियो के साथ की डेंजरस ट्रेनिंग ने उनका स्टेमिना बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था, इसलिए वो लोग नॉर्मल से काफी तेज ट्रेवल करते हैं और सिर्फ एक ही दिन में गांव जल्दी पहुंच जाते हैं। गांव पहुंचते ही नील्स को देखकर विलेजर्स बहुत खुश हो जाते हैं। रियो पहले सोच रहा था कि शायद नील्स को गांव से निकाल दिया होगा क्योंकि वो बचपन में सबको परेशान करता होगा, लेकिन सच ऐसा नहीं था। गांव वालों से देखकर खुशी से भर जाते हैं। फिर भी रियो को लगता है कि नील्स ने अपनी मर्जी से गाँव छोड़ दिया था एडवेंचर बनने के लिए। नील्स इस बात पर रिएक्ट नहीं करता, ना एक्सेप्ट करता है और ना ही मना, बस बात को इग्नोर कर देता है। नील्स फिर कहता है चलो एल्डर और मेयर से मिलते हैं ताकि क्वेस्ट के बारे में बात तो हो सके। वो सब मेयर बुलान से मिलने जाते हैं। मेयर बुलान नील्स को 1 साल बाद देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। नील्स थोड़ा हंसी में कहता है अरे मुझे गए तो सिर्फ 1 ही साल हुआ है मेयर। बुलान कहता है हाँ, लेकिन जब तुम यहाँ थे तो तुम्हारी शरारतें इतनी ज्यादा होती थी कि पूरा गाँव तुम्हें याद रखता है। अभी भी तुम्हारे जाने के बाद गाँव बहुत सूना सूना से लगने लगा है सभी को। फिर नील्स अपने दोस्तों का इंट्रोडक्शन करवाता और कहता है कि वो लोग स्केलेटन और गॉब्लिन को मारने के लिए आए हैं। मेयर
उनकी बात सुनकर कहता है जो लोग इस विलेज को अच्छे से जानते हैं उनके लिए ये क्वेस्ट इजी होगा और हमारे लिए भी उनके साथ कॉपरेट करना बहुत ही ज्यादा आसान होगा। नील्स फिर पूछता है जो पहले डी रैंक पार्टी आई थी उन्होंने गिल्ड को रिपोर्ट किया है कि विलेजर्स कॉपरेट नहीं कर रहे थे, ऐसा क्यों मेयर? मूलान डिटेल में बताता है कि कुछ समय पहले नॉर्दर्न फॉरेस्ट में स्केलेटन मॉन्स्टर अचानक से सबसे पहले स्पॉन हो गए थे। ये कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि वो लोग अकेले रहते थे, लेकिन इस सब के कुछ दिन बाद ईस्टर्न फॉरेस्ट में गॉब्लिन भी आ गए। तब विलेजर्स ने एडवेंचर गिल्ड को क्वेस्ट दी कि वो दोनों मॉन्स्टर को मार दे। जब ई रैंक पार्टी आई तो उन्होंने विलेजर की बात इग्नोर की और लड़ाई करने चले गए उस जगह जहाँ फाइट करना और खून गिराना मना था। ये गांव का पुराना ट्रेडिशन है कि उस जगह कोई न जाता है और सब लोग उससे दूर रहते हैं, लेकिन ई रैंक पार्टी ने इस ट्रेडिशन का सम्मान नहीं किया और इसका रिजल्ट ये हुआ कि वो लोग बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गए। फिर डी रैंक पार्टी है उन्होंने भी विलेजर की बात सुनने से मना कर दिया और कॉपरेट नहीं किया। इसी वजह से विलेजर्स ने भी उनकी हेल्प नहीं की और डी रैंक पार्टी कुछ अचीव नहीं कर पाई। फिर नील्स अपनी पार्टी को समझाता है कि गांव वाले उस जगह से दूर रहते हैं क्योंकि वो हमारे ट्रेडिशन का हिस्सा है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा सीक्रेट है। लेकिन मैं ये सीक्रेट तब तक तुम्हें नहीं बता सकता जब तक मुझे काउंसिल और एल्डर से इसे बताने की परमिशन नहीं मिल जाती। ये कहकर नील्स एल्डर से बात करने चला जाता है। जब तक वो वापस नहीं आता है रियो, ईटो और एमोन उसके भाई बहन से मिलते हैं। उन्हें पता चलता है कि नील्स को बचपन से ही एडवेंचर बनने का शौक था, लेकिन जैसे ही वो 19 साल का हुआ, गांव छोड़ने ही वाला था वो, तब उसके पेरेंट्स की अचानक डेथ हो गई, इसलिए वो रुक गया और अपने दोनों सिबलिंग के 18 साल होने तक का वेट किया। जैसे ही वो बड़े हुए नील्स ने गांव छोड़ दिया और एक एडवेंचर बन गया। एमोन और ईटो कहते हैं कि नील्स उनका ख्याल भी एक बड़े भाई की तरह रखता है। ये सुनकर नील्स के भाई बहन को लगता है कि रियो, एमोन और ईटो बहुत ही अच्छे लोग हैं, इसी वजह से विलेजर्स भी डिसाइड कर लेंगे कि वो इन एडवेंचर की हेल्प करेंगे। तभी नील्स वापस आता है और कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन के साथ कहता है मुझे परमिशन मिल गई, कल सुबह सबसे पहले गॉब्लिन को मारने चलेंगे और उसके बाद स्केलेटन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। फिर नील्स फाइनली बाकी तीनों यानी रियो, एमोन और ईटो को बताता है कि उसे काउंसिल एल्डर से ये भी परमिशन मिल गई है कि वो इन्हें सीक्रेट बता सकता है, लेकिन वो उन्हें वार्न करता है कि इस सीक्रेट को किसी और से शेयर नहीं करना। फिर वो बताता है कि इस गांव के बड़े 2 सीक्रेट है। पहला सीक्रेट ये है कि नॉर्दर्न फॉरेस्ट में एक गार्डियन बीस्ट है जो गांव की रक्षा करता है। ईटो को ये सुनकर हैरानी होती है क्योंकि उसे पता था कि कुछ विलेज के पास गार्डियन बीस्ट होते हैं, लेकिन यहाँ भी होगा ये सोचा नहीं था उसने। दूसरा सीक्रेट ये था कि गांव में एक पुरानी श्राइन है, लेकिन एल्डर उन्हें श्राइन के बारे में अगले दिन खुद बताएगी, इसलिए उन्हें थोड़ा देर तक इंतजार करना होगा। अगली सुबह मेयर बुलान उन्हें गॉब्लिन के देखे गए एरिया तक ले जाता है। बुलान ने बच्चों को यहाँ आने से मना किया है, लेकिन कुछ बच्चे फिर भी यहाँ खेलने आ जाते हैं, बिल्कुल नील्स जैसे बचपन में किया करता था वैसे ही। तभी उन्हें गॉब्लिन के अभी के आसपास के फुटप्रिंट मिलते हैं। रियो अपने शार्प सेंस से नोटिस करता है कि फॉरेस्ट से 10 गॉब्लिन आ रहे हैं जो 5 मिनट में बाहर आएंगे। प्लान बनता है कि 9 गॉब्लिन को मारेंगे और एक गॉब्लिन को जिंदा छोड़ेंगे ताकि वो उन्हें अपने हाइड आउट तक लेके जाए। जैसे ही गॉब्लिन बाहर आते हैं रियो अपने वाइंड मैजिक से उन्हें बर्फ में जमा देता है और एमोन और नील्स तलवार से उनका काम तमाम कर देते हैं। बच गया गॉब्लिन भागता है और पार्टी उसका पीछा करके हाइड आउट तक पहुंच जाती है। हाइड आउट के बाहर रियो फिर से बाइंडिंग मैजिक का यूज करके सब गॉब्लिन को फ्रीज करता है और बाकी उन्हें खत्म कर देते हैं, लेकिन तभी अंदर से एक भयानक ऑरा महसूस होता है। बाहर आता है गॉब्लिन जनरल, वही जो ग्रेट टाइडल बोर के साथ डंजन से पहली बार निकला था। एमोन और नील्स थोड़ा डरा हुआ होते हैं क्योंकि कमांडर काफी पावरफुल लगता है जिसे वो नहीं हरा सकते, लेकिन रियो तुरंत अपने वाटर मैजिक से उसे चेन से बांध लेता है और बोलता है यही चांस है, इसे अभी खत्म कर दो। एमोन और नील्स तलवार से उसका काम तमाम कर देते हैं। सब लोग खुश होते हैं गॉब्लिन जनरल को हराने पर। बुलान भी हैरान होता है कि नील्स के इतने स्ट्रॉन्ग फ्रेंड हैं। फिर सब एल्डर नात्सू से मिलते हैं जो उन्हें गार्डियन बीस्ट के पास ले जाने वाली होती है। रियो एक्साइटेड है, सोचता है गार्डियन बीस्ट शायद किसी इविल गॉड से करप्ट हो गया होगा और वो उससे फाइट कर पाएगा। फॉरेस्ट में चलते हुए ईटो नात्सू के स्टिक पर एक पेंडेंट नोटिस करता है। ये अर्थ गॉडेस का पेंडेंट है क्या एल्डर? एल्डर हैरान होती है कि ईटो को अभी भी अर्थ गॉडेस के बारे में पता है क्योंकि ज्यादातर लोग अब सिर्फ गॉड ऑफ लाइट को ही मानते हैं। ईटो सबको बताता है कि इस दुनिया में टोटल 7 गॉड हैं, लेकिन आजकल के लोग बाकी सब गॉड को भूल चुके हैं। एल्डर बताते हैं कि वो लाइट मैजिशियन जैसे स्पेल नहीं पढ़ती क्योंकि वो बिना इनकांटेशन के लोगों को हील कर सकती है, क्योंकि ये पावर उसे अर्थ मदर गॉडेस के आशीर्वाद से मिली है। ये सुनकर रियो और एक्साइटेड हो जाता है। जब वो गार्डियन बीस्ट के डैन के बाहर पहुंचते हैं तो एक मैसिव ब्लू फेनरियर बाहर आता है। रियो थोड़ा डिसअपॉइंट होता है क्योंकि फेनरियर इविल गॉड के कंट्रोल में नहीं होता। इसका सिंपल मतलब ये है कि अब रियो
रियो गार्डियन बीस्ट से फाइट नहीं कर सकता। फेनरियर सबको देखता है, फिर पहली बार अपना असली नाम बताता है जो उसने आज तक किसी को नहीं बताया था। ये सुनकर एल्डर, नात्सु और मेयर बुलान भी शौक होते हैं। फेनरियर कहता है रियो ने अपना नाम बताया, अगर मैं अपना नाम ना बताता तो ये बदतमीजी होती। रियो समझ जाता है कि फेनरियर एक पुराने फेरी टेल का बीस्ट है जो फेरी रेल्म से कहीं से कनेक्टेड है, और क्योंकि फेरी किंग रियो को पसंद करते हैं इसलिए फेनरियर भी नेचुरली रियो से कनेक्टेड फील करता होगा। गार्डियन बीस्ट उन्हें वार्न करता है कि गांव के आसपास अब 30 स्केलेटन नाइट घूम रहे हैं और उनका लीडर एक पावरफुल आर्क स्केलेटन है जिसको उसने श्राइन के अंदर सील किया हुआ है। प्लान बनता है कि पहले 30 स्केलेटन को मारेंगे, फिर श्राइन में जाके बॉस से लड़ाई करेंगे। स्केलेटन नाइट से लड़ाई शुरू हो जाती है जहां ईटो अपने लाइट मैजिक से उन्हें प्यूरिफाई करता है। रियो वाटर मैजिक का सिग्नल देता है फेनरियर को जो श्राइन का सील तोड़ देता है। दरवाजा खुलता है और सामने आता है बड़ा आर्क स्केलेटन। रियो अपने मैजिक से एमोन और नील्स के तलवार को आइस हैमर में बदल देता है और ग्राउंड पर स्लिपरी वाटर स्लाइड क्रिएट करता है। स्केलेटन स्लाइड में फिसल कर गिर जाता है। जैसे ही वो गिरता है नील्स और एमोन उस पर बहुत ही ज्यादा अटैक चालू कर देते हैं। स्केलेटन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन बार बार वो गिर जाता है और फाइनली नील्स फाइनल ब्लो मार के उसे आखिरकार मार ही डालता है। बॉस के गिरते ही गांव की बड़ी समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। फिर जब वो सभी श्राइन के अंदर जाते हैं जहां एल्डर को याद आता है कि पुरानी प्रीस्ट्रेस ने बताया था कि श्राइन में एक क्रिस्टल था जो चमकता था लेकिन एकदम से अंधेरा उसमें घुस गया और क्रिस्टल टूट गया। इसी वजह से यहाँ मॉन्स्टर स्पॉन होने लगे। नील्स के पेरेंट्स भी गॉब्लिन के अटैक में मारे गए थे। अब रियो और टीम ने गॉब्लिन का डैन हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर दिया है जो विलेजर खुद नहीं कर पाए थे कभी। फिर नात्सु सॉर्जरी का यूज करके सील हमेशा के लिए सील कर देती है ताकि और मॉन्स्टर स्पॉन ना हो और विलेज हमेशा के लिए सुरक्षित रहे। अगले दिन रियो और उसकी पार्टी गांव से अलविदा कहकर निकलने की तैयारी करते हैं। रास्ते में नील्स उनसे कहता है कि 30 दिन का उनका डोम में ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो गया है इसलिए वो और ईटो दूसरी जगह शिफ्ट होने वाले हैं। एमोन तुरंत कहता है कि वो भी उनके साथ रहेगा पर रियो थोड़ा सोचने के लिए टाइम मांगता है। इसी बीच गिल्ड में ह्यूग एबल से कहता है कि वो विटनेस ओपन पोर्ट फेस्टिवल के लिए उसकी जगह पर जाए क्योंकि फिलिप्स ऑलरेडी बिजी है तो वो नहीं जा सकता। एबल हेजिटेट करता है पर एक बार उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। फिर सीन एक कैंप पर आता है जहाँ दो मैजिशियन लड़ रहे होते हैं। सडनली एक ल्यूटिनेंट फायरबॉल शूट करके फाइट को रोकता है और उन्हें डांटता है कि अपना गार्ड कभी फाइट में लूज नहीं करना चाहिए। फिर वो अनाउंस करता है कि कमांडर इंपॉर्टेंस न्यूज देने आने वाली है। कमांडर उनके एफर्ट की तारीफ करती है और बताती है कि ऑर्डर डायरेक्ट इंपीरियल मैजेस्टी से आए हैं। अगले दिन वो और ल्यूटिनेंट विटनेस के लिए निकलेंगे और 2 महीने तक वहां ही रहेंगे। जाते हुए वो सोल्जर को कहती है कि वापस आने तक उनकी परफॉर्मेंस और बेटर होनी चाहिए। ल्यूटिनेंट का मूड सरप्राइजिंगली अच्छा लगता है। लास्ट टाइम उसने एक सोल्जर को डिसिप्लिन के लिए सीधा लेग में एरो मारा था। कमांडर सोचता है कि शायद उसके फ्लेम एरो का डर सोल्जर के लिए काफी है क्योंकि वो इनफर्नो मैजिशियन के नाम से पूरी दुनिया पे मशहूर जो है। मॉन्स्टर के क्वेस्ट के बाद रियो और उसकी पार्टी वापस शहर लौट आती है। वहां पहुंचते ही गिल्ड मास्टर याद दिलाता है कि रियो का कंपलसरी स्कॉट जॉब का टाइम आ गया है। कोइंसिडेंटली रियो के सारे रूममेट भी वही मर्चेंट को एस्कॉर्ट कर रहे होते हैं जो विटनेस जा रहा है। ये सुनकर रियो खुश हो जाता है क्योंकि उसके दोस्त भी उसके साथ सफर जो कर रहे होते हैं। सफर के दौरान नील्स बताता है कि उन्होंने अपनी पार्टी का नाम रूम नंबर 10 रखा है जो उनके रूम का नंबर भी है क्योंकि उसके दिमाग में और कुछ क्रिएटिव नहीं आया। ईटो और एमोन इस नल्ले नाम को अपनी किस्मत मान चुके होते हैं और रियो भी इस बात में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता लेकिन ये नाम रहता बहुत यूनिक है। सफर के दौरान रियो अपने दोस्त से बात करता है कि उनका विटनेस में काफी दिनों तक रुकने का प्लान है। नील्स बताता है कि उनका क्लाइंट एक बड़े ओपन पोर्ट फेस्टिवल में हिस्सा लेने जा रहा है जो विटनेस में हर 5 साल में होता है। रियो ये सुनकर बहुत उत्साहित हो जाता है क्योंकि फेस्टिवल का मतलब होता है नए नए खाने, चीजें और देखने लायक इवेंट। उसके दोस्त उसे बताते हैं कि फेस्टिवल में बहुत सी चीजें होंगी, कल्चरल शो, कॉम्बैट डेमोन्स्ट्रेशन, बाजार और फूड स्टॉल। कुछ दिन बाद वे लोग विटनेस पहुंच जाते हैं। उनका क्लाइंट उन्हें एक सुंदर इन तक ले जाता है जहां वो अगले 10 दिन रुकने वाले हैं। वहां वो सभी डिसाइड करते हैं कि अगले 10 दिन वो सब फ्री हैं और फेस्टिवल का पूरी तरीके से मजा ले सकते हैं और उसके बाद सब वापस लौटेंगे। जैसे ही बात खत्म होती है रियो और नील सीधा फूड स्टॉल की तरफ दौड़ जाते हैं और ईटो और एमोन मजबूरी में उनका पीछा करते हैं। रियो को यहाँ के स्ट्रीट फूड देखकर बहुत ज्यादा मजा आता है और ज्यादातर व्यंजनों से अपने पुरानी दुनिया की याद दिलाते हैं। अगले दिन सुबह विटनेस के गेट के बाहर मेहमानों की लंबी लाइन लग जाती है। सभी विजिटर को एंट्री देने से पहले पेपर वर्क किया जा रहा होता है। एक इम्पोर्टेंट गेस्ट के डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आने
के कारण सबको अपनी बारी का बहुत लंबी देर तक इंतजार करना पड़ता है। लाइन में खड़े मेहमानों में ऑस्कर भी होता है, जो डेब्यूट साम्राज्य का सबसे महान जादूगर माना जाता है। इस डिले से उसे परेशानी हो रही होती है। उसका सहायक उससे पूछता है क्या उसे पता है कि सम्राट ने उन्हें यहाँ क्यों भेजा है। ऑस्कर कहता है कि उसके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, लेकिन उसे शक है कि सम्राट ने उसे और अपनी सबसे छोटी बेटी राजकुमारी फियोना को इसलिए भेजा ताकि वो कुछ गोपनीय काम खुद निपटा सके बिना फियोना को बताए। ऑस्कर का कहना है कि शायद सम्राट उन नोबल लोगों को मिटा देना चाहते हैं जो राजद्रोह की योजना बना रहे हैं, लेकिन वो कहता है कि चाहे जो भी हो उसका कर्तव्य सिर्फ फियोना की सुरक्षा करना और कुछ नहीं। फियोना एक प्रतिभाशाली योद्धा है और दरबार के जादूगर की मुख्य सेनापति है। सम्राट उसे बहुत प्यार करता है और चाहता है कि वो राजनीति के अंधेरे पहलू कभी न देख पाए। उस रात नोबेलिटी के लिए एक शाही पार्टी का आयोजन होता है। फियोना अपने बड़े भाई राजकुमार कॉनराड के साथ वहां पहुंच जाती है। कॉनराड लोगों से मिलता है, डिप्लोमेसी संभालता है, जबकि फियोना थक जाती है और कॉनराड उसे कहता है कि वो अपने कमरे में जाकर आराम करे, बाकी सब वो हैंडल कर लेगा। ये सुनकर फियोना खुशी से पार्टी से निकलकर अपने कमरे पर आ जाती है और सोचते है कि काश वो अपने सैनिकों के साथ अभी ट्रेनिंग कर रही होती। अगले दिन फेस्टिवल की शुरुआत एक भव्य आयोजन से होती है। रियो क्राउड में एबेल को देखता है जो स्पेशल गेस्ट के बीच थोड़ा अनकंफर्टेबल सा बैठा होता है। रियो के दोस्त भी उसे देख लेते हैं और नील्स फियोना को देखकर उस पर फिदा हो जाता है, तो ईटो तुरंत उसे टॉन्ट करता है कि वो एक राजकुमारी है बेटे, तुम्हारी पहुंच से बहुत ज्यादा दूर। उसे सिर्फ अपनी गिल्ड रिसेप्शनिस्ट नीना पर ध्यान देना चाहिए, वैसे वो भी उसकी लीग से बाहर है, तो उसे लड़कियों के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। तभी वहां लिन और एबेल की पार्टी के दूसरे सदस्य वहां पहुंचते हैं। रियो पूछता है एबेल वहां वीआईपी सीट के बीच क्या कर रहा है। लिन बताती है कि एबेल गिल्ड मास्टर का प्रतिनिधि बनकर आया है जो कल खुद यहाँ आएंगे। लिन नोटिस करते हैं कि स्पेशल गेस्ट के आसपास एक बहुत मजबूत विंड बैरियर बना हुआ है। ईटो हैरान होता है क्योंकि उसे लगा था ये नॉर्मल मैजिक शील्ड होगी। लिन कहती है कि उसने कहानी सुनी है कि विटनास के लॉर्ड के परिवार में एक खास खजाना है जो विंड बैरियर बना सकता है और लगता है कि वो कहानी सच है। रियो को ये सुनकर मजा आता है कि एक ट्रेजर मैजिक को कास्ट कर सकता है, कितनी अद्भुत बात है। लिन कहता है कि ये बहुत इनएफिशिएंट है, इसलिए इसे सिर्फ स्पेशल ओकेशन पर ही एक्टिवेट किया जाता है। रिया भी एग्री करती है और कहती है कि इतने बड़े लोगों और राजकुमारों की सुरक्षा के लिए ये खर्चा तो सही होगा। रियो मन में सोचता है कि काश फेस्टिवल के दौरान कुछ बुरा ना हो, काली जुबान है इसकी। लिन तब फियोना की तरफ इशारा करके कहती है कि अगर वो यहाँ है तो उसका लेफ्टिनेंट भी यहाँ होगा। रियो क्यूरियस हो जाता है और पूछता है कि वो कैसा व्यक्ति है। लिन बताती है कि उसके बारे में कहानियां हैं कि उसने एक ही स्पेल से हजारों सैनिकों को जला दिया था और एक ही बार में एक वाइवन को अकेले ही मार डाला था। लिन कहती है कि वो नहीं जानती कि कितना इसमें सच है और कितना झूठ, लेकिन वो चाहती है कि वो उससे हमेशा दूर ही रहे। एबेल की पार्टी आगे बढ़ जाती है और नील्स कहता है कि वो लोग भी सभी के जैसे फेस्टिवल एक्सप्लोर करेंगे और एंजॉय करेंगे। जैसे ही रियो मुड़ता है ऑस्कर उसके बहुत पास से गुजरता है, दोनों लेकिन टकराने से बच जाते हैं और पोलाइटली एक दूसरे से माफी मांगते हैं। रियो अपने दोस्तों के साथ आगे निकल जाता है, लेकिन ऑस्कर उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहता है। उसके बाद ऑस्कर अपने असली मिशन में बिजी हो जाता है, जो होता है प्रिंसेस फियोना के लिए स्नैक खरीदना। वो भीड़ में घुस घुस कर सारे सामान इकट्ठा कर रहा होता है और ऊपर से उसका सहायक उसे और भी चीजें लेने का हुक्म देता है जो राजकुमारी ने उसे दिया होता है। दूसरी तरफ एबेल और राजकुमार कॉनराड आपस में टकरा जाते हैं। कॉनराड कहता है कि एबेल उसे किसी पुराने परिचित जैसा लगता है। एबेल कहता है कि वो शायद गलत समझ रहा होगा और बात को डाइवर्ट कर देता है। फेस्टिवल अपने पूरे शान से चल रहा है। स्टॉल, शो और परफॉर्मेंस विटनेस को रोशन कर रहे होते हैं। रियो और उसके दोस्त हर स्टॉल का मजा लेते हैं, कभी स्वीट, कभी गेम, कभी कॉम्बैट शो। रात में विटनेस के ऊपर खूबसूरत फायर वर्क छूटते हैं और रियो सोचता है कि शायद ये उसका सबसे यादगार दिन बनने वाला है इस दुनिया का। कॉनराड थोड़ी देर पहले फियोना के पास था, लेकिन उसका ध्यान फियोना से ज्यादा ऑस्कर पर था। उसके चेहरे पर हल्की सी टेंशन थी, जैसे वो किसी और बात में उलझा हुआ हो। फिर वो एक बहाना बनाता है, मुझे भीड़ में एक पुराना दोस्त दिख गया तो मैं जा रहा हूँ, और वहां से तेजी से निकल जाता है। फियोना उसे देखकर सिर्फ हाँ में सिर हिलाती है। उसे पता है कि कॉनराड कोर्ट पॉलिटिक्स में बहुत ही ज्यादा बिजी रहता है हमेशा। वो अपने रूम में जाती है, अपने शूज उतारती है और एकदम थक कर बेड पर गिर जाती है और कहती है काश मैं यहाँ ना आई होती, क्योंकि फियोना
को ऐसी पार्टीज पसंद नहीं है, बल्कि उसे अपने ट्रूप के साथ ज्यादातर ट्रेनिंग करना अच्छा लगता है। थोड़ी देर बाद ऑस्कर और उसका असिस्टेंट स्नैक लेकर वापस आते हैं। ऑस्कर का चेहरा बहुत थका हुआ होता है, उसके कपड़े में थोड़ी सी धूल लगी होती है। वो कहता है ये भीड़ मुझे मार ही डालेगी एक दिन। उसका असिस्टेंट मजाक में बोलता है और आपने देखा आज हम लगभग एक लड़के से टकरा गए थे। ऑस्कर मुस्कुराता है और कहता है हाँ, लेकिन उस लड़के ने इतना फास्ट रिएक्ट किया कि हम दोनों एक दूसरे से टकराने से बच गए। फियोना क्यूरियोसिटी से पूछती है कौन था वो। ऑस्कर कहता है एक जवान लड़का, कपड़ों से लग रहा था मैजिशियन होगा, लेकिन उसकी मूवमेंट एक शॉर्ट मैन की तरह बहुत ही ज्यादा फास्ट थी, पर वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। जो भी बोलो। फियोना थोड़ी देर सोचती है फिर स्नैक पर ध्यान देती है अपने। ऑस्कर उसके लिए स्नैक गर्म करता है। फियोना खुशी से कहती है धन्यवाद मास्टर, लेकिन ऑस्कर थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है और कहता है मुझे मास्टर मत बोलो। तो फियोना कहती है मास्टर यहाँ सभी लोग अपने हैं, तो इस बारे में बाहर कोई नहीं कुछ बोलने वाला। अगले दिन सुबह फेस्टिवल का माहौल और भी ज्यादा एक्साइटेड होता है। संगीत, नगाड़े और स्ट्रीट परफॉर्मेंस सब जगह होते हैं। रियो और उसके दोस्त आर्चरी कंपटीशन देखने जाते हैं। सी के ऊपर फ्लोटिंग टारगेट लगाए गए होते हैं जो तेज हवा से हिल रहे होते हैं। एमोन और ईटो रजिस्टर करते हैं, लेकिन उनका एक भी तीर टारगेट पर नहीं लगता, जिस वजह से सभी सिटीजन वहां हंसने लगते हैं। पर रियो नील्स को परेशान करता है, तुम क्यों नहीं ट्राई कर रहे? नील्स गर्व से कहता है अरे मैं ट्राई नहीं कर सकता क्योंकि मैंने जिंदगी में कभी धनुष बाण उठाया ही नहीं है। तभी एबल आता है, उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल होती है और वो बोलता है मैं भी ऐसा ही था। रियो उसे चैलेंज देता है कि एक ट्राई करो। एबल पहले मना करता है लेकिन फिर मान जाता है। वो धनुष उठाता है, एक गहरी सांस लेता है, लक्ष्य पर फोकस करता है और तीर छोड़ देता है। तीर सीधा सबसे दूर वाले टारगेट के सेंटर पे लगता है। क्राउड उसके लिए बहुत ही ज्यादा चेयर करती है और रियो के दोस्त एबल को हीरो जैसा देखने लगते हैं। लेकिन एबल ज्यादा देर सेलिब्रेट नहीं कर पाता क्योंकि उसकी पार्टी के मेंबर आ जाते हैं। रिया कहती है तुम्हें सबसे पहले हमारे पास आना चाहिए था ना। एबल मुस्कुराता और अपनी बात समझाने लगता है, लेकिन लिन रियो के पास आती है और बताती है कि एबल ने रिया से वादा किया था कि वो पूरा दिन उसके साथ बिताएगा, इसलिए अब वो गुस्सा है जब एबल उसके पास नहीं आया। फिर रिया एबल का हाथ पकड़कर उसे खींच लेती है और वो कुछ नहीं कर पाता बेचारा कहीं का। इसी वक्त लॉन में सारा रियो को ढूंढने के लिए गिल्ड आती है। नीना उसे बताती है कि रियो शहर के बाहर क्वेस्ट पर गया है। ये सुनकर सारा का चेहरा उदास हो जाता है। वो चाहती थी कि अपनी इंपॉर्टेंट बात वो रियो को तुरंत बताए, लेकिन अब उसे 10 दिन वेट करना होगा क्योंकि 10 दिन बाद ही रियो आने वाला है। अगले दिन फेस्टिवल का सबसे एक्साइटिंग पार्ट होता है बोट रेस। समुद्र में बहुत ही ज्यादा बोट होती हैं। नील्स और एमोन भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जैसे ही रेस स्टार्ट होती है डैन भी रेस में दिखाई देता है। नील्स और डैन एक दूसरे को घूरते हैं। रेस के दौरान पार्टिसिपेट एक दूसरे पर अटैक कर सकते हैं क्योंकि ये लोग एडवेंचर होते हैं। जैसे ही लड़ाई का समय आता है नील्स और डैन अपने अपने चाबुक उठाकर एक दूसरे पर वार करना शुरू कर देते हैं। एमोन चिल्लाता है अरे पहले रेस पर ध्यान दो, ये सब बाद में करते रहना। लेकिन दोनों लड़ते लड़ते अपने चप्पू तोड़ देते हैं और अपने पार्टनर के चप्पू छीन लेते हैं और उसे भी तोड़ देते हैं। इसी बीच बाकी सभी बोट उनसे आगे निकलकर जीत जाती हैं, लेकिन इस बात पर बाकी दोनों अभी भी कोई रिएक्ट नहीं करते और लड़ते लड़ते पानी पर गिर जाते हैं। ये सब देखकर ऑडियंस को बहुत ही ज्यादा मजा आता है और इसलिए उन लोगों को एक विशेष पुरस्कार मिलता है ऑडियंस को हंसाने का। लेकिन डैन और नील्स अभी भी रिवॉर्ड लेने के चक्कर में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, जिससे सभी ऑडियंस और भी ज्यादा खुश हो जाती है। उस रात रियो और उसके दोस्त एक फ्यूचरिस्टिक शिप देखने जाते हैं जो बिना किसी सेल या और के चलती है। ह्यूग समझाता है कि ये शिप एल्केमी और मैजिक स्टोन से चलने वाली है। रियो एक्साइटेड होता है और सोचता है कि फ्यूचर में शायद ऐसी ही शिप हर जगह कॉमन हो जाएंगी। उसके बाद वो वेपन शॉप जाते हैं। ईटो वहां क्रॉसबो देख रहा होता है। शॉपकीपर उसके लिए एक सेमी ऑटोमेटिक क्रॉसबो दिखाता है जो रैपिड फायर कर सकता है। ईटो खुशी से उसे खरीद लेता है और सभी से कहता है कि वो एक प्रीस्ट होने के बाद भी बैटल में अब नल्ला नहीं रहेगा और सबकी इस क्रॉसबो की हेल्प से मदद करेगा। रात को एबल एक पार्टी अटेंड करता है क्योंकि ह्यूग वापस चला गया होता है। उसे अकेला छोड़कर पार्टी में कॉनराड और फियोना भी होते हैं। एबल को लगता है कि उसकी तलवार उसके पास होती तो वो और सिक्योर फील करता, लेकिन वो खुद ही कहता है बैरियर के होते हुए यहाँ कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इसकी काली जबान, क्योंकि बैरियर के लिए जो मैजिक आइटम यूज होता है वो मेल फंक्शन करने लगता है। मैजिशियन पैनिक करने लगते हैं। उनके रिएक्ट करने से पहले ही कुछ एसेशन उन पर हमला कर देते हैं और उन्हें मार देते हैं। गार्डन में बहुत ही ज्यादा अफरा तफरी मच जाती है। फियोना को तुरंत महसूस होता है कि कुछ गलत है। जैसे ही वो मुड़ती है एक असैसिन गार्डन पर एक जबरदस्त मैजिक अटैक करता है।